गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन एज यू कैन सी लेक्चर 1। सो स्टूडेंट्स आज हम लेक्चर 1 कवर करेंगे। कल की क्लास में बच्चों हम लेक्चर 2 कवर करेंगे। एज यू नो मी आई एम डॉक्टर कुशिका तनेजा। सो स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ संपूर्ण सीरीज। हमारा टारगेट है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स 340 प्लस मार्क गेन करें। मैंने मैक्सिमम इसीलिए बोला है स्टूडेंट्स क्योंकि देखो हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आगे पीवाईक्यू सॉल्व करना और मेहनत करना ये आप बच्चों पे भी डिपेंड करता है। हम बच्चों पूरी एनसीईआरटी कवर करेंगे लाइन टू लाइन, दोनों 11th की भी और 12th की भी। इवन एनसीईआरटी के बाहर भी टॉपिक्स कवर करे जाएंगे बच्चों, कि जिससे आपको डिफरेंट बुक्स नहीं पढ़नी पड़े। एनसीईआरटी में ही आप पेजेस ऐड करके आपका संपूर्ण काम हो जाए, ठीक है। और साथ ही साथ देखो हम ना सेग्रीगेशन भी कर देंगे कि कौन सा पढ़ना है। कुछ चीजें होती है जो इंपॉर्टेंट नहीं होती वो आप छोड़ भी सकते हैं। वैसे बायो में बहुत मुश्किल है कि चीजों को छोड़ा जा सकता है, लेकिन हम साथ साथ बताते जाएंगे कि इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो यार देखो इतने अच्छे से कोई गाइड कर देता है तो काफी आसान हो जाता है प्रिपरेशन। फिर हम आपको पीडीएफ जो हम मार्क करेंगे पढ़ाते टाइम वो भी आपको ई-सरल ऐप पे मिल जाएगी, प्रॉपर मार्किंग के साथ में। जो हम डायग्राम्स बनाएंगे पढ़ाते वक्त उसके साथ में। साथ ही साथ बच्चों आपको पीवाईक्यूज ई-सरल ऐप पे मिल जाएंगे, जो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वहां पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट उसको सॉल्व कर सकते हैं और पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करी जाएगी। और बच्चों कुछ पीवाईक्यूज लास्ट 3 इयर्स के हम भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स जैसे कि हमने संपूर्ण सीरीज का ऑलरेडी आपके साथ स्केड्यूल डिस्कस कर लिया है, तो बच्चों सबसे पहले ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमने डाला था यूट्यूब के ऊपर। फिर उसके बाद में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, फिर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये यार देखो 5 चैप्टर्स तो हम कवर कर चुके। आज अपन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन 2 पार्ट में कवर करेंगे। आज पार्ट 1 आएगा, कल पार्ट 2 आएगा। तो देखो यहां तक के चैप्टर्स तो कवर हो चुके हैं। तो और इसमें से जो ऑरेंज में दे रखे हैं बच्चों ये 11th के चैप्टर्स है, और जो ब्लू में दे रखे हैं वो 12th के चैप्टर्स है। तो 11 12 दोनों हम लेके चल रहे हैं और आपका पूरा कोर्स हम कंप्लीट कराएंगे एनसीईआरटी प्लस एक्स्ट्रा। तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल सीरीज होने वाली बच्चों आपके लिए। क्वालिटेटिव नॉलेज आपको मिलने वाला है। सो स्टूडेंट्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन में जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारी 11th क्लास की एनसीईआरटी में ये टॉपिक्स गिवन है, दैट इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरिन फॉर्मेशन, फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, मिक्सचुरेशन, रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन एंड डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीशन। तो ये जो स्टार्टिंग के 4 हैं टॉपिक्स ये हम पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे, और बाकी के जो 4 टॉपिक है बच्चों दैट इज रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, मिक्सचुरेशन, रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स और डिसऑर्डर, जो कि एक छोटा पार्ट ही रह जाता है, वो हम बच्चों पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है बच्चों। जो भी लिंक है बच्चों एनसीईआरटी के, जो भी हम पीडीएफ बनाएंगे, जो आप मार्किंग करेंगे, जो डायग्राम्स बनाएंगे पढ़ाते टाइम में, वो आपको ई-सरल ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा विद प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू क्वेश्चन फ्रॉम 2005 टू 2020। और स्टूडेंट्स जैसे कि आप सब मुझे जानते हैं, आई एम डॉक्टर कुशिका तनेजा। मैंने स्टूडेंट्स जो 7+ इयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे, और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेंटर करा है टू बिकम अ डॉक्टर। साथ ही साथ स्टूडेंट्स हमारे साथ है डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल सर, ये MBBS हैं, MD हैं, और सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इनकी ऑल इंडिया रैंक 196 थी। तो देखो जब डॉक्टर्स पढ़ाएंगे आपको तो वो प्रॉपर आपको गाइड कर सकते हैं, बिकॉज वो भी उसी फेज से गुजरे हैं। तो आपको जो इतना अच्छा गाइडेंस मिलेगा तो आप आसानी से अपने एम को पा सकते हैं। यार इतनी अच्छी गाइडेंस हमें मिली होती हमारे टाइम पे तो हम आज और ज्यादा कहाँ होते। तो इतना प्रॉपर आपको हम इतनी मेहनत कर रही है पूरी टीम आपके लिए, तो बच्चों आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी प्रॉपर हमारे साथ मेहनत करें और अपना टारगेट अचीव करें टू गेन 340 प्लस मार्क्स इन नीट एग्जाम।
सो स्टूडेंट्स, द कंप्लीट सिस्टम जो ई सरल का है, तो वहां पे लेक्चर्स हैं, वीडियो लेक्चर है विद कंप्लीट विजुअलाइजेशन, देयर इज क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ शीट्स, डिफरेंट शीट्स, PYQs आर देयर, एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स टॉपिक वाइज टेस्ट, रिव्यू टेस्ट आर ऑल्सो देयर इन ई सरल ऐप। जो भी बच्चा ई सरल ऐप में एनरोल होता है, ये उन बच्चों के लिए है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको कोटा की टॉप IITians और डॉक्टर्स फैकल्टी मिल रही है। इसमें जैसे कि अभी मैंने आपको बायो की फैकल्टीज के साथ इंट्रोड्यूस कराया, उसके साथ में स्टूडेंट्स हमारे साथ फिजिक्स की फैकल्टी है, दैट इज सरांश गुप्ता सर जो है स्टूडेंट्स IIT बॉम्बे से हैं, फ्रॉम द CS ब्रांच। सर की ऑल इंडिया रैंक 41 थी और ये बहुत ही अच्छा फिजिक्स पढ़ाते हैं सर। ये फिजिक्स ऐसा पढ़ाते हैं कि बच्चों को दीवाना बना देते हैं फिजिक्स का। साथ में स्टूडेंट्स हमारे साथ है सर प्रतीक गुप्ता सर जो है वो भी IIT बॉम्बे से हैं और सर केमिस्ट्री आपको पढ़ाते हैं और साथ ही साथ बहुत अच्छा मोटिवेट भी करते हैं। स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन पार्ट 1। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी चैप्टर, अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो, दैट इज excretory product and their elimination, chapter 19th of class 11th NCERT। so students, without wasting much time, चलिए start करते हैं आज का important topic, that is excretory product and their elimination। and also please don't forget to subscribe and share our video, जिससे qualitative knowledge सब तक पहुंच सके। so students, starting with our first line, animal accumulates ammonia, urea, uric acid, carbon dioxide, water, ions like sodium, potassium, chloride, phosphate, sulfate, etc. either by the metabolic activity or by other means like excess ingestion। Starting with the first line of NCERT, animal accumulates ammonia, urea, uric acid, carbon dioxide, water and ions like sodium, potassium, chloride, phosphate, sulfate, etc. either by metabolic activities or by अदर मीन्स लाइक एक्सेस इंजेशन। इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस दैट इज कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड एनाबॉलिक रिएक्शन, साथ ही साथ हम एक्सेस जो इंजेशन करते हैं, ज्यादा खा लेते हैं, इनके द्वारा मेटाबॉलिक या नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस्ड होता है। मेटाबॉलिक वेस्ट या नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होता है। जैसे एमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड नाइट्रोजनस वेस्ट के एग्जाम्पल हैं, एमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। उसके साथ में बच्चों कुछ एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, आयन, फॉस्फेट, सल्फेट भी रिमूव करते हैं। देखो बच्चों, एक्सक्रीशन की डेफिनेशन क्या है, इजेशन और देखो बच्चों, एक्सक्रीशन और इजेशन के अंदर क्या मेजर डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए। इजेशन जो कि हमने डाइजेशन चैप्टर में पढ़ा था कि जो खाना पच नहीं पाया है, द अनडाइजेस्टेड वेस्ट का रिमूवल इजेशन कहलाता है। ठीक है, तो इजेशन हम पढ़कर आए हैं डाइजेशन चैप्टर में। इजेशन इज रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट, removal of undigested waste in the form of feces। feces के फॉर्म में अनडाइजेस्टेड वेस्ट के रिमूवल को, जो कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर में पढ़ा, उसे हम इजेशन कहते हैं। वही बच्चों जो हम आज पढ़ने वाले हैं, दैट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस और मेटाबॉलिक वेस्ट, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। यूरिन के साथ एक्सक्रीट आउट होता है। ठीक है, ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट है स्टूडेंट्स, ये मेटाबॉलिक रिएक्शन से बन सकते हैं या फिर एक्सेस इजेशन से बनते हैं। तो ये बच्चों अगर हमारी बॉडी में पड़े रहेंगे तो ये टॉक्सिसिटी कॉज करेंगे, तो बॉडी से इनका रिमूवल भी जरूरी है और बॉडी से इसके रिमूवल में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो है वो हमें हेल्प करते हैं। कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो है, मतलब सेकेंड लास्ट पेज पे समझाया है एनसीईआरटी के अंदर, स्टूडेंट्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को सेकेंड लास्ट पेज के अंदर समझाया है। वहां पे बताया गया है कि किस प्रकार मेन और एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हम ह्यूमंस में
किडनी होता है, लेकिन एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में स्किन, लंग्स और लिवर भी आते हैं। So students, excretion is the removal of metabolic waste or nitrogenous waste from a body like ammonia, urea and uric acid. ये हमारी बॉडी में पड़े रहेंगे तो टॉक्सिसिटी कॉज करेंगे, तो इनका रिमूवल बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सब्सटेंस को रिमूव करना टोटली और पार्शियली। In this chapter, you will learn about the mechanism of elimination of these substances. किस प्रकार इन सब्सटेंस का हमारी बॉडी से एलिमिनेशन किया जाता है वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट जो है बच्चों वो है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। ये मेजर फॉर्म्स है नाइट्रोजनस वेस्ट के जो कि एक एनिमल एक्सक्रीट आउट करता है। अब बच्चों अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड को पहले हम एक डिफरेंस फॉर्म में पढ़ेंगे, फिर एनसीईआरटी का ये पूरा डेटा पढ़ेंगे एनसीईआरटी को सिंप्लीफाई करने के लिए। सो स्टूडेंट्स चलिए डिफरेंस पढ़ते हैं बिटवीन एमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक। सबसे पहले बच्चों आते हैं हम एमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म पे। एमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म फर्स्ट डिफरेंस, एमोनिया एक्सक्रीट आउट करते हैं। ठीक है, एमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म एमोनिया एक्सक्रीट आउट करते हैं, इसीलिए उन्हें एमोनोटैलिक कहा जाता है। यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म यूरिया एक्सक्रीट आउट करते हैं, इसीलिए उन्हें यूरियोटैलिक कहा जाता है। यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म यूरिक एसिड सीक्रेट करते हैं, इसीलिए इन्हें यूरिको कहा जाता है, यूरिकोटैलिक। ठीक है बच्चों, तो पहले तो एक्सक्रीटरी मैटर और उन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है वो आपको पता होना चाहिए। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, एमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक। अब इसमें से सबसे ज्यादा टॉक्सिक अमोनिया होता है, तो अब हम टॉक्सिसिटी की बात कर रहे हैं। हाईली टॉक्सिक होता है अमोनिया, उससे 1 लाख टाइम्स कम टॉक्सिक होता है यूरिया। ठीक है, 1 लाख टाइम लेस टॉक्सिक देन अमोनिया इज यूरिया। और यूरिक एसिड सबसे कम टॉक्सिक होता है, लीस्ट टॉक्सिक। ठीक है, तो ये टॉक्सिसिटी के आधार पे हमने डिफरेंस सीख लिया। थर्ड डिफरेंस देखो बच्चों, मैं सीधी सी बात बताती हूं, जो वेस्ट जितना ज्यादा टॉक्सिक होगा उसको बॉडी में से रिमूव करने के लिए उतना ज्यादा पानी का रिक्वायरमेंट होगा। तो बच्चों अमोनिया अगर सबसे ज्यादा टॉक्सिक है तो सबसे ज्यादा पानी अमोनिया को लगने वाला है। तो अमोनिया को रिमूव करने के लिए लगभग बच्चों 500 ml पर ग्राम अमोनिया को रिमूव करने के लिए पानी लगता है। ठीक है, तो हम ये 2 पॉइंट्स इकट्ठे कवर करेंगे। अब यूरियोटैलिक जो है वो उसे कम पानी लगेगा, अमोनिया से कम पानी लगेगा। कितना? 50 ml पर ग्राम। 1 ग्राम यूरिया को एक्सक्रीट आउट करने के लिए 50 ml पानी लगेगा। अब 1 ग्राम यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए सबसे लीस्ट पानी लगेगा, दैट इज 10 ml। ठीक है, तो 10 ml। 1 ग्राम यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए 10 ml पानी की आवश्यकता है। अब आते हैं स्टूडेंट्स हम 5th डिफरेंस पे, विच टॉक्स अबाउट एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल याद रखना भी बहुत सिंपल है। जिसको ज्यादा पानी लग रहा है अमोनिया को रिमूव करने के लिए, मतलब अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म वो होंगे जो इतना पानी अफोर्ड कर सकते हैं, और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स ही ऐसे एनिमल्स होते हैं जो इतना पानी अफोर्ड कर सकते हैं। तो बच्चों एमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म में ज्यादातर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म आएंगे, जैसे बोनी फिश। फिशेस में बच्चों बोनी फिश एमोनोटैलिक होती है, जबकि कार्टिलेजिनस फिश यूरियोटैलिक होती है। एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट गिवन इन एनसीईआरटी, तो तीनों ही एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, एक्वेटिक फिश, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स। अब आते हैं स्टूडेंट्स यूरियोटैलिक के एग्जांपल पे। यूरिया हम ह्यूमंस रिमूव करते हैं, तो सबसे पहले तो मैमल्स, उसके बाद में टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, मरीन फिशेस लाइक कार्टिलेजिनस फिशेस। यहाँ पे बोनी फिश है, यहाँ पे कार्टिलेजिनस फिश है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एनिमल किंगडम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक्सक्रीटरी चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि बोनी फिशेस एमोनिया एक्सक्रीट आउट करती, वाइल कार्टिलेजिनस फिशेस एक्सक्रीट्स यूरिया। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब आते हैं बच्चों यूरिक एसिड पे। यूरिक एसिड के एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूरिक एसिड के एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूरिक एसिड के एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स रेप्टाइल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और लैंड स्नेल्स। ठीक है, ये चारों एग्जाम्पल एनसीईआरटी में गिवन है। वापस मैं बोलती हूं, रेप्टाइल, बर्ड्स, इंसेक्ट और लैंड स्नेल्स। देखो बच्चों, बर्ड शिट करती है ऊपर से, तो इसकी जो वेस्ट होता है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, पेस्ट फॉर्म में होता है। तो बच्चों पेस्ट फॉर्म में रेप्टाइल, बर्ड्स, इंसेक्ट और लैंड स्नेल्स का जो
एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, मतलब वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट करते हैं अपनी बॉडी में से। तो स्टूडेंट्स, एमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म के लिए आपको जो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, जो एनसीईआरटी में भी गिवन है, वो है कि एमोनिया जैसे कि बहुत ज्यादा सॉल्युबल होता है, इट्स वेरी मच सॉल्युबल इन वाटर टू फॉर्म, तो अमोनियम आयन बना देता है। वो अमोनियम आयन बच्चों बॉडी से डिफ्यूज आउट हो जाता है या गिल्स की मदद से डिफ्यूज आउट हो जाता है। तो फिशेस के पास किडनी होते हुए भी किडनी का लीस्ट रोल है इन फिशेस, ठीक है, क्योंकि उसमें एमोनिया डिफ्यूजन के द्वारा बॉडी के बाहर रिलीज होता है, या तो गिल सरफेस से या फिश की बॉडी सरफेस से। अब आते हैं स्टूडेंट्स हम यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म के बारे में, हमें क्या स्पेशल पॉइंट याद रखना है। Terrestrial adaptation necessitated the production of lesser toxic nitrogenous waste like urea and uric acid for conservation of water। तो पानी के कंजर्वेशन के लिए बच्चों अमोनिया को यूरिया और यूरिक एसिड में कन्वर्ट करके बॉडी से बाहर रिलीज किया जाता है। दैट इज मोर टॉक्सिक वेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू लेसर टॉक्सिक वेस्ट। साथ ही साथ बच्चों एक और बात एनसीईआरटी में गिवन है, मैं यहां ऐड करना चाहूंगी कि जो यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें यूरिया कुछ तो एक्सक्रीट आउट होता है, कुछ पार्ट एक्सक्रीट आउट होता है और कुछ पार्ट नेफ्रॉन में बचता है, रिमेन्स इन नेफ्रॉन, रिमेन और लेफ्ट इन नेफ्रॉन। क्यों? फॉर ऑस्मोटिक, फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। ये बात भी आपको एनसीईआरटी में फर्स्ट पेज पे ही दिखेगी, ठीक है। तो यूरिया जो हम ह्यूमंस एक्सक्रीट आउट करते हैं, तो हम एक्सक्रीट आउट भी करते हैं यूरिया को, साथ ही साथ बच्चों हम यूरिया जो है वो प्रिजर्व भी रखते हैं हमारी बॉडी में, हमारे नेफ्रॉन में या हमारी किडनी में ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन रखने के लिए, जो कि हम काउंटर करंट मैकेनिज्म में भी समझेंगे। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स यूरिक एसिड पे। यूरिक एसिड के लिए आपको मेनली यही बात याद रखनी है कि यूरिक एसिड जो है वो पैलेट या पेस्ट के फॉर्म में बॉडी से रिलीज होता है विद मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। जैसे आपने बर्ड्स की शेड देखी होगी, सो बर्ड्स जो है वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट करती है इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट। डिफरेंस चार्ट देखने के बाद अब हम बच्चों एनसीईआरटी की थ्योरी डिस्कस करेंगे। तो बच्चों तीन टाइप के नाइट्रोजनस वेस्ट है जो हमें बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने हैं। दैट इज एमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय द एनिमल। एमोनिया जैसे कि मैंने आपको डिफरेंस चार्ट में बताया था, वो मोस्ट टॉक्सिक होता है और उसको सबसे ज्यादा पानी लगता है। कितना? लगभग 500 ml 1 ग्राम एमोनिया एक्सक्रीट आउट करने में। जबकि यूरिक एसिड, whereas uric acid being the least toxic can be removed with minimum loss of water। सिर्फ 10 ml पानी ही लगता है 1 ग्राम यूरिक एसिड को रिमूव करने में। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया एक्सक्रीट आउट करते हैं उन्हें एमोनोटेलिक कहा जाता है और प्रोसेस को एमोनोटेलिज्म कहा जाता है। सो प्रोसेस इज एमोनोटेलिज्म एंड ऑर्गेनिज्म को एमोनोटेलिक कहा जाता है और वेस्ट का नाम है अमोनिया। Many of the bony fishes, देखो यही 3 एग्जाम्पल मैंने भी आपको बताए थे मोनोटेलिक के, बोनी फिशेस, एक्वाटिक एम्फीबियंस एंड एक्वाटिक इंसेक्ट्स, ये मेनली अमोनोटेलिक के एग्जाम्पल हैं। अमोनिया एज इट इज, अब मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताया था आपको अमोनिया के लिए। फिशेस के केस में अमोनिया जो है सॉल्युबल होती है पानी में, तो वो डिफ्यूजन के द्वारा एक्सक्रीट आउट होती है, ना कि किडनी के द्वारा। तो किडनी होते हुए भी फिशेस में किडनी का रोल कम है। सो ये लाइन एनसीईआरटी में गिवन है, अमोनिया एज इट इज रेडियली सॉल्युबल इज जनरली एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी सरफेस और थ्रू द गिल सरफेस इन फिश एज एमोनियम आयन। एमोनिया पानी में घुल जाता है और एमोनियम आयन बना देता है और फिर वो डिफ्यूजन के माध्यम से बॉडी से रिलीज आउट होता है। किडनीज डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल। तो किडनीज का कोई खास फंक्शन नहीं होता है इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट इन केस ऑफ फिशेस। अब आते हैं बच्चों यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म पे। यहां तक हमने एमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करा।
सो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म पे। टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन नेसेसिटेटेड द प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो बच्चों यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक को साथ में कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पे कि टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन है, क्योंकि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म तो इतना सारा पानी अफोर्ड कर सकते हैं एक्सक्रीशन के लिए, लेकिन जमीन में रहने वाले ऑर्गेनिज्म इतना पानी कहां से लाएंगे? तो वो एमोनिया से कम टॉक्सिक वेस्ट दैट इज यूरिया और यूरिक एसिड को बॉडी से रिमूव करते हैं। मतलब उनमें एमोनिया लेसर टॉक्सिक वेस्ट यूरिया और यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, जिस कारण से उस वेस्ट को रिमूव करने के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। Mammals, many terrestrial amphibians and marine fishes mainly excrete urea। तो यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स में हम ह्यूमंस आते हैं, तो यूरिया रिलीज करने वाले ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल हैं मैमल्स, many terrestrial amphibians and marine fishes। और इसमें भी मैंने आपको जैसे कि बताया था कि यूरियोटेलिक में कौन सी फिशेस आती हैं स्टूडेंट्स, बताओ जल्दी, बोनी फिशेस या कार्टिलेजिनस? तो कार्टिलेजिनस फिशेस। इन केस ऑफ यूरियोटेलिक, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट बच्चों, एमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया। अब यहाँ पे यूरिक एसिड यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म के बारे में इतना नहीं दिया है, यूरियोटेलिक के बारे में ज्यादा दिया है, ठीक है। अब हम आते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे कि एमोनिया जो प्रोड्यूस होता है बाय द मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू द यूरिया इन द लिवर of these animals and released into the blood which is filtered and excreted out by the kidney। देखो बच्चों ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि लिवर के अंदर यूरिया साइकिल होती है जहां पे एमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होता है, मतलब मोर टॉक्सिक वेस्ट लेस टॉक्सिक वेस्ट में कन्वर्ट होता है। अब ये यूरिया स्टूडेंट्स हिपैटिक वेन के थ्रू कैरी आउट होगा, हिपैटिक वेन से इंफीरियर वेना कावा, एंड फाइनली हार्ट। फिर हार्ट से स्टूडेंट्स लंग्स पे जाएगा, फिर लंग्स से वापस से हमारे हार्ट पे आएगा, ठीक है। फिर एओर्टा के द्वारा वापस से बॉडी सिस्टमिक ऑर्गन्स को पंप होगा ये ब्लड कंटेनिंग यूरिया, एंड फाइनली रीनल आर्टरी की बारी आएगी। रीनल आर्टरी ये ब्लड किडनी पे लेके जाएगी, किडनी के टूवर्ड्स लेके जाएगी, और फिर किडनी से ये यूरिया मैक्सिमम अमाउंट में एक्सक्रीट आउट होगा और जो बचेगा वो रीनल वेन में होगा, ठीक है बच्चों। तो यहां पे क्वेश्चन बनते हैं, कुछ क्वेश्चन क्या बनता है। पहला क्वेश्चन कि यूरिया साइकिल, एमोनिया यूरिया साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल या क्रैब हैंसलेट साइकिल कहां पे होती है? तो आंसर आएगा लिवर। तो एक तो साइकिल, यूरिया साइकिल की लोकेशन आपसे पूछी जा सकती है, तो यूरिया साइकिल की लोकेशन है बच्चों लिवर, ठीक है। अब पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम कौन सी ब्लड वेसल में मैक्सिमम यूरिया पाया जाता है, तो आप खुद सोचो, यूरिया यहां से निकलेगा तो मैक्सिमम हिपैटिक वेन में मिलेगा, तो मैक्सिमम यूरिया आपको हिपैटिक वेन में मिलेगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिनिमम यूरिया किस में मिलेगा, तो मिनिमम यूरिया आपको रीनल वेन में मिलेगा, ठीक है। और कभी कभार वो रीनल आर्टरी और हिपैटिक वेन को कंपेयर करते हैं, तो जो बच्चों का जिनको डीप नॉलेज नहीं है वो रीनल आर्टरी टिक करके आते हैं, बिकॉज वो सोचते हैं किडनी यूरिया रिमूव करती तो रीनल आर्टरी आंसर होगा, बट आंसर हिपैटिक वेन होता है। तो बच्चों अब ये थोड़ी सी ऑर्निथिन साइकिल, क्रैब हैंसलेट साइकिल या फिर यूरिया साइकिल हम देख लेते हैं बच्चों एक बार। इसे क्या क्या बोलते हैं हम, यूरिया साइकिल, नीचे नाम लिख लेते नहीं तो, यूरिया साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल,
और क्रैब हैंसलेट साइकिल। लोकेशन इस साइकिल की लिवर। पर्पस इज टू कन्वर्ट मोर टॉक्सिक वेस्ट एमोनिया इनटू लेस टॉक्सिक वेस्ट यूरिया, जिससे कम पानी लगे वेस्ट के रिमूवल में। ठीक है बच्चों, तो ये है अपने पास में यूरिया साइकिल। इस साइकिल के अंदर एमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होता है। देखो अब आप देखिए किस प्रकार ये पूरा साइकिल चलता है, और इसमें 2 एटीपी यहां पर और 1 एटीपी यहां पे, मतलब टोटल एक एमोनिया को एक यूरिया में कन्वर्ट करने के लिए, 1 मॉलिक्यूल ऑफ एमोनिया को 1 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया में कन्वर्ट करने के लिए 3 एटीपी का एक्सपेंडिचर होता है। सो 3 एटीपी का खर्चा होता है एक ऑर्निथिन साइकिल के लिए। और इसे ऑर्निथिन साइकिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑर्निथिन जो है वहां से मेनली साइकिल अपनी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, सो ऑर्निथिन और कार्बेमाइल फॉस्फेट ही है जो दोनों मिलकर सिट्रुलिन बनाते हैं। सिट्रुलिन से अर्जिनोसक्सिनिक एसिड बनता है, अर्जाइनोसक्सिनिक एसिड से आर्जिनिन बनता है, आर्जिनिन से ऑर्निथिन बनता है, और जब आर्जिनिन से ऑर्निथिन बनता है तो ऐसा बाय प्रोडक्ट यूरिया रिलीज होता है। सो स्टूडेंट्स, ये साइकिल थोड़ी बहुत आपको पता होनी चाहिए टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ नीट एग्जाम। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लाइन पे आते हैं बच्चों। तो यही बात एनसीईआरटी में भी गिवन थी, जो एमोनिया प्रोड्यूस्ड होता है बाय द मेटाबॉलिज्म, उसे पहले यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है बाय द हेपेटोसाइट सेल्स ऑफ द लिवर विद द हेल्प ऑफ यूरिया साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल और क्रैब हैंसलेट साइकिल। सम अमाउंट ऑफ यूरिया मे बी रिटेन्ड इन किडनी, ये वाली बात भी मैंने आपको बताई थी। कुछ अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया बॉडी से रिलीज आउट हो जाता है विद यूरिन, लेकिन कुछ अमाउंट का यूरिया बॉडी में रिटेन होता है। सम अमाउंट ऑफ यूरिया मे बी रिटेन इन द किडनी मैट्रिक्स। क्यों? डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, नाउ कमिंग टू द एग्जांपल्स ऑफ यूरिकोटैलिक। अब यूरिकोटैलिक के एग्जांपल यहां पे दे रखे हैं। रेप्टाइल, बर्ड्स, लैंड स्नेल एंड इंसेक्ट, ये यूरिक एसिड रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट विद मिनिमम लॉस ऑफ वाटर एंड आर कॉल्ड यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म। तो होप स्टूडेंट्स अब आपको वो डिफरेंस चार्ट से सभी लाइन एनसीईआरटी की समझ आ गई होगी। देखो, और जहां पे भी एक भी लाइन कंफ्यूजिंग लगती है उसके लिए भले ही हमें कितना भी डीप में जाना पड़े, पर हम जाते हैं क्योंकि एनसीईआरटी को अच्छे से समझना जरूरी है, तभी आप 340 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। अब आते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज ऑफ एनसीईआरटी पे। अ सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम प्रेजेंट्स अ वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु में एक्सक्रीशन करने के लिए भी अलग अलग ऑर्गन्स या एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। In most of the invertebrates, these structures are simple tubular। देखो, invertebrates के अंदर simple tubular होते हैं, जबकि vertebrates के अंदर complex tubular organs होते हैं, जैसे किडनी। ठीक है, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है बच्चों कि invertebrates के अंदर simple tubular structures होते हैं excretion करने के लिए। जबकि वर्टिब्रेट्स के अंदर कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर। लाइक किडनी, कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइक किडनी, जो कि हम ह्यूमंस में भी मिलता है, रेप्टाइल्स में भी, एम्फीबियंस में भी, बर्ड्स में भी। Some of these structures are mentioned here। तो बच्चों ये पैराग्राफ भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले यहां पे बात करी गई है, पहले मैं आपको डायग्राम्स पे ले जाती हूँ, फिर हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों बात करी गई है एनसीईआरटी में प्रोटोनेफ्रीडिया की, जिसे फ्लेम सेल भी कहा जाता है। तो ये बच्चों प्लेटीहेल्मिन्थीज, रोटिफर्स, कुछ एनालिड्स और सेफेलोकॉर्डेट्स में हमें मिलता है। तो बच्चों प्लेटीहेल्मिन्थीज के पहले वाले जो भी फाइलम्स हैं उनमें सिंपल बॉडी सरफेस से एक्सक्रीशन होता है। प्लेटीहेल्मिन्थीज से हमें सबसे पहली बार
फ्लेम सेल्स और प्रोटोनेफ्रिडिया देखने को मिलता है। फ्लेम सेल्स और प्रोटोनेफ्रिडिया जो है बच्चों, उनका मेन काम होता है ऑस्मोरेगुलेशन करना, मतलब उनका कोई भी रोल नहीं है एक्सक्रीशन में, उनका मेन फंक्शन है ऑस्मोरेगुलेशन में, ऑस्मोलैरिटी बॉडी की मेंटेन करने में। तो बच्चों हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी का जो फंक्शन है वो सिर्फ एक्सक्रीशन करना नहीं है, किडनी का फंक्शन एक्सक्रीशन भी है, ऑस्मोरेगुलेशन भी है, मतलब बॉडी की ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करना, होम्योस्टेसिस भी है, कुछ एंजाइम्स कुछ हार्मोन्स रिलीज करना भी है। तो किडनी के आप ये मत समझिए कि सिर्फ उसका काम एक्सक्रीशन करना है, ठीक है। तो एक्सक्रीशन के साथ ऑस्मोरेगुलेशन उसका सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा फंक्शन है। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब होता है बॉडी की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना। तो अगर हम प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल के बारे में बात करें, जो कि हमें प्लेटीहेल्मिन्थेस, रोटिफोर्स, कुछ एनालिट्स और सेफेलोकॉर्डेट्स जैसे हायर ऑर्गेनिजम्स में भी देखने को मिलता है, तो इन सब में जो ये प्रोटोनेफ्रिडिया देखने को मिलता है उसका फंक्शन होता है ऑस्मोरेगुलेशन, नॉट एक्सक्रीशन। तो आपको इसका फंक्शन भी पता होना चाहिए कि इसका फंक्शन ऑस्मोरेगुलेशन ही होता है। ये चारों एग्जाम्पल एनसीईआरटी में गिवन है, प्लेटीहेल्मिन्थेस, फ्लैटवर्म, रोटिफोर्स, एनालिट्स एंड सेफेलोकॉर्डेट्स। अब बच्चों फ्लेम सेल को फ्लेम सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो मोमबत्ती की जो फ्लेम होती है ना, वैसा इसका स्ट्रक्चर दिखता है। अब नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स हम नेफ्रिडिया पे। नेफ्रिडिया स्टूडेंट्स एनालिट्स लाइक अर्थवॉर्म में हमें देखने को मिलता है। नेफ्रिडिया हमें एनालिट्स लाइक अर्थवॉर्म में देखने को मिलता है। ये एडवांसमेंट है टू प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया मतलब पहले पिछले पुराने टाइप का नेफ्रिडिया जो कि हमें प्लेटफॉर्म्स में, प्लेटीहेल्मिन्थेस में देखने को मिलता है, लेकिन एनालिट्स में बच्चों हमें थोड़ा एडवांस फॉर्म का प्रोटोनेफ्रिडिया देखने को मिलता है, विच इज कॉल्ड नेफ्रिडिया। ये एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है और ऑस्मोरेगुलेशन में भी, जबकि प्रोटोनेफ्रिडिया का फंक्शन सिर्फ और सिर्फ ऑस्मोरेगुलेशन था। सो एग्जांपल्स है स्टूडेंट्स एनालिट्स लाइक अर्थवॉर्म। सो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा पे। आर्थ्रोपोडा जो कि सबसे बड़ी फाइलम है, तो उसमें बच्चों हमें 3 टाइप के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। मेनली इसमें इंसेक्ट्स आते हैं, इसमें हमें 3 टाइप के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। पहला है मैल्पिगियन ट्यूब्यूल बच्चों, सेकेंड है ग्रीन ग्लैंड और एंटिनल ग्लैंड, और थर्ड है स्टूडेंट्स कॉक्सल ग्लैंड एक्स्ट्रा, जो कि हमें स्कॉर्पियंस में देखने को मिलता है, ठीक है, स्कॉर्पियंस एंड स्पाइडर्स में भी। तो स्टूडेंट्स एनसीईआरटी में ये दोनों गिवन है, दैट इज मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स एंड ग्रीन ग्लैंड और एंटिनल ग्लैंड्स। मैल्पिगियन ट्यूब्यूल की संख्या 50 से 100 होती है। मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स जो है स्टूडेंट्स वो प्रेजेंट होते हैं बिटवीन मिडगट एंड हिंडगट। तो ये मिडगट और हिंडगट के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इनका काम एक्सक्रीशन में भी इनका फंक्शन होता है और ऑस्मोरेगुलेशन में भी इनका फंक्शन होता है। इनमें आते हैं मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स जैसे कॉकरोच। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको कॉकरोच का स्ट्रक्चर भी कोर्स में है। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स हम ग्रीन ग्लैंड्स और एंटिनल ग्लैंड पे। ग्रीन ग्लैंड और एंटिनल ग्लैंड ग्रीन कलर का दिखता है, इसीलिए इसे ग्रीन ग्लैंड और एंटिनल ग्लैंड कहा जाता है बच्चों। ये ग्रीन ग्लैंड जो है बच्चों ये एक्सक्रीशन में ही हेल्प करता है, सो इट हेल्प्स इन एक्सक्रीशन ओनली। इसके एग्जांपल्स है क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन। तो ग्रीन ग्लैंड एंटिनल ग्लैंड दोनों शब्द पे क्वेश्चन आ सकता है, आपको याद होना चाहिए। द अदर नेम ऑफ ग्रीन ग्लैंड इज एंटिनल ग्लैंड एंड इट इज प्रेजेंट इन आर्थ्रोपॉड्स दैट इज क्रस्टेशियंस। वैसे ही बच्चों कॉक्सल ग्लैंड स्कॉर्पियो और स्पाइडर में देखने को हमें मिलता है। अब बच्चों हम ये पैराग्राफ पढ़ेंगे जो अब हमें बहुत इजी लगने वाला है। प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। पहले प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेल्स की बात करी गई है जो कि प्लेटीहेल्मिन्थेस लाइक फ्लैटवर्म्स, प्लैनेरिया, रोटिफोर्स, सम एनालिट्स एंड द सेफेलोकॉर्डेट्स लाइक एम्फिऑक्सस में पाया जाता है। तो ये हो गए हमारे प्रोटोनेफ्रिडिया के एग्जाम्पल। प्रोटोनेफ्रिडिया का फंक्शन बताया गया है कि उसका मेन फंक्शन ऑस्मोरेगुलेशन होता है, मतलब आयोनिक और फ्लूइड वॉल्यूम को रेगुलेट करना। तो यहां से लेके यहां तक प्रोटोनेफ्रिडिया के बारे में डिस्कशन हुआ है कि प्रोटोनेफ्रिडिया के पहले आपको एग्जांपल्स पता होने चाहिए, प्लेटीहेल्मिन्थेस, रोटिफोर्स, एनालिट्स, सम एनालिट्स एंड
cephalochordates like amphioxus. प्रोटोनेफ्रीडिया का मेन काम ऑस्मोरेगुलेशन होता है. अब थोड़ा एडवांस वर्जन प्रोटोनेफ्रीडिया का, जिसे नेफ्रीडिया कहा जाता है, ये ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होता है जो हमें अर्थवॉर्म में देखने को मिलता है एंड अदर एनिलिड्स. नेफ्रीडिया जो है बच्चों वो एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है और ऑस्मोरेगुलेशन में भी हेल्प करता है. तो नेफ्रीडिया जो है स्टूडेंट्स, नेफ्रीडिया हेल्प्स इन ऑस्मोरेगुलेशन एज वेल एज एक्सक्रीशन. तो इसके दोनों फंक्शन है. नाउ कमिंग टू द आर्थ्रोपॉड. आर्थ्रोपॉड्स में पहला है मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स के बारे में. ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होते हैं ज्यादातर इंसेक्ट्स के, इंक्लूडिंग कॉकरोच. मेलपीजियन ट्यूब्यूल दोनों कार्य में काम करेगा, दैट इज रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड ऑस्मोरेगुलेशन. मतलब ऑस्मोरेगुलेशन प्लस एक्सक्रीशन दोनों में हेल्प करेगा, जबकि यहाँ पे प्रोटोनेफ्रीडिया सिर्फ ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प कर रहा था. अब आते हैं स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट एंटीनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड पे. ये परफॉर्म करता है एक्सक्रीटरी फंक्शन इन क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स. मतलब एंटीनल ग्लैंड का सिर्फ फंक्शन होता है एक्सक्रीशन, नॉट ऑस्मोरेगुलेशन. अब आते हैं स्टूडेंट्स हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पे. ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो किडनी विच इज अ मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, उसका काम दोनों होते हैं, एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन एंड ऑल्सो द अदर फंक्शन लाइक मेंटेनिंग द होम्योस्टेसिस ऑफ बॉडी, रिलीजिंग सम इंपॉर्टेंट हार्मोन्स लाइक रेनिन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रास मैकेनिज्म. सो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बच्चों क्या होता है? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में बच्चों एक पेयर किडनी का आता है. सो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में फर्स्ट स्ट्रक्चर है किडनी. किडनी जो है वो राजमे के दाने की तरह दिखता है, रेडिश होता है कलर में. किडनी के बाद में आते हैं स्टूडेंट्स हम अ पेयर ऑफ यूरेटर. पहले एक जोड़ा किडनी का, अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर. सेकेंड a pair of kidney, a pair of ureter, a urinary bladder and urethra. तो बच्चों human excretory system consists of a pair of kidney, a pair of ureter, urinary bladder and urethra. So right और left kidney होती है, right और left ureter होता है, then urinary bladder and urethra. The urine is excreted in the external environment with the help of urethra. अब बच्चों अगर हम देखें तो जो किडनी है वो हमारी डॉर्सली सिचुएटेड होती है, मतलब पीछे की साइड सिचुएटेड होती है कुछ इस प्रकार. तो ये वर्टिब्रल कॉलम है हमारा. तो बच्चों वर्टिब्रल कॉलम के आसपास ये किडनी हमारी सिचुएटेड होती है. एनसीईआरटी की लाइन है कि लास्ट थोरैसिक वर्टिब्री से नंबर 3 वर्टिब्री तक. और आपको पता है लास्ट थोरैसिक वर्टिब्री मतलब टोटल थोरैसिक वर्टिब्री 12 होती है. तो T12 से लेके L3 तक, T12 से लेके L3 तक किडनी सिचुएटेड होती है. सो कमिंग टू द थ्योरी, इन ह्यूमन द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी, यही मैंने आपको बताया, देन वन पेयर ऑफ यूरेटर, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा. किडनी आर रेडिश ब्राउन. अब किडनी के बारे में डिटेल में बात करी गई है बच्चों. किडनी रेडिश ब्राउन कलर की होती है, बीन शेप्ड होती है, मतलब राजमे के दाने की तरह दिखती है. और ये प्रेजेंट लोकेशन बताई गई है बच्चों जो मैंने अभी आपको दिखाई, बिटवीन द लेवल ऑफ लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लंबर. T12 से लेके L3 के बीच में किडनी पाई जाती है. इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. वर्टिब्रा क्लोज टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी. और साथ ही साथ बच्चों किडनी पीछे की साइड पाई जाती है, तो इसीलिए कहा गया है कि डॉर्सल सरफेस पे. ठीक है, इंपॉर्टेंट. ईच किडनी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन मेजर्स. किडनी की लेंथ, विड्थ और थिकनेस दे रखी है प्लस वेट. तो किडनी की लेंथ होती है 10 से 12 सेंटीमीटर, देन विड्थ होती है 5 से 7 सेंटीमीटर, थिकनेस होती है 2 से 3 सेंटीमीटर और एवरेज वेट होता है 120 से 170 ग्राम. 10 से 12, 5 से 7, 2 से 3 और वेट होता है 120 टू 170 ग्राम. अब
किडनी जैसे कि एक राजमे के दाने की तरह दिखती है, तो किडनी में बच्चों एक कॉन्केव सरफेस होता है और एक कॉन्वेक्स सरफेस होता है। तो यही बात एनसीईआरटी में गिवन है। टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव स्ट्रक्चर ऑफ किडनी देयर इज अ नॉच। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अगर क्वेश्चन आता है कि द नॉच लाइक स्ट्रक्चर इन किडनी इज कॉल्ड, तो आपको पता होना चाहिए हाइलम। हाइलम बच्चों एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर है। यहां पे हाइलम की लेबलिंग करी नहीं है, चलो ओपन कर देते हैं। अ नॉच लाइक स्ट्रक्चर इज देयर इन किडनी विच इज कॉल्ड हाइलम। हाइलम अगर बच्चों सिंपल भाषा में आपको मैं समझाऊं तो हाइलम एक पैसेज है, वो एक प्रकार का पैसेज है जहां से वेसल्स जो है वो आती है और जाती हैं। नर्व्स एंटर, ब्लड वेसल एंटर्स एंड लीव्स। तो ये एक प्रकार का पैसेज है किडनी में आने जाने का, विच इज अ नॉच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइलम। तो किडनी के स्ट्रक्चर में बच्चों अगर हम देखें तो फर्स्ट स्ट्रक्चर हमने हाइलम पढ़ा है, विच इज अ नॉच लाइक स्ट्रक्चर। थ्रू विच यूरेटर, देखो मैंने कहा था ना पैसेज की जगह है जहां से यूरेटर, ब्लड वेसल और नर्व एंटर करती है। इनर टू द हाइलम इज द ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस कॉल्ड रीनल पेल्विस। तो बच्चों जब हम अंदर की तरफ आते हैं, सो स्टूडेंट्स जब हम अंदर की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि एक फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम रीनल पेल्विस कहते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर मैंने आपको नॉच लाइक बताया जिसे हाइलम कहा जाता है। फिर मैंने जैसे ही हाइलम में एंटर करेंगे तो एक फनल लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसे हम रीनल पेल्विस कहते हैं। तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फनल लाइक स्ट्रक्चर। तो आपको पता होना चाहिए इट इज रीनल पेल्विस विथ प्रोजेक्शन कॉल्ड कैलाइसिस। द आउटर लेयर ऑफ द किडनी, और इसी में बच्चों प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं जिसे हम कैलाइसिस कहते हैं। सो स्टूडेंट्स ये जो है ये रीनल कैलाइसिस है। सो दीज आर द प्रोजेक्शन कॉल्ड रीनल कैलाइसिस। दीज आर रीनल कैलाइसिस। जो ये कप शेप का स्ट्रक्चर बन रहा है पिरामिड के बाद में, ठीक है। सो ये रीनल कैलाइसिस है। मैं एक बार और आपको समझाती हूं बच्चों। जैसे ये रीनल पिरामिड है, ठीक है, और ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर इसके नीचे बनता है ये कैलाइसिस है। बहुत सारे हैं तो कैलाइसिस, एक है तो कैलिक्स, रीनल कैलिक्स, ठीक है। द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज टफ कैप्सूल। सो स्टूडेंट्स किडनी जो है वो बाहर से बहुत ज्यादा टफ होती है, 3 लेयर से प्रोटेक्टेड होती है, इसीलिए थिक टफ वर्ड का यूज किया गया है। इस टफ कैप्सूल इनसाइड द किडनी देयर आर 2 जोन्स। किडनी के अंदर अगर हम आते हैं तो किडनी में 2 जोन्स पाए जाते हैं, ठीक है। सो द 2 जोन्स ऑफ किडनी आर देयर। वन इज कॉर्टेक्स, outer one is cortex and inner one is medulla। ठीक है बच्चों, देखो ये किडनी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये जो बाहर वाला आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कॉर्टेक्स है, और ये जो अंदर वाला आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है जहां पे मेनली रीनल पिरामिड्स आपको दिख रहे हैं वो है मेड्यूला पार्ट। सो बाहर वाला कॉर्टेक्स पार्ट, अंदर वाला मेड्यूला। So outer cortex and inner medulla. The medulla is divided into few conical masses. यही मैंने आपको बताया कि मेड्यूला के अंदर पिरामिड्स पाए जाते हैं। तो मेड्यूला is divided into conical masses called renal pyramids. ये रीनल पिरामिड है, ठीक है। मेड्यूलरी पिरामिड प्रोजेक्टिंग इनटू कैलाइसिस सिंगुलर कैलिक्स। देखो यही बात मैंने आपको बताई थी बच्चों कि रीनल पिरामिड जो होता है वो पैपिले की मदद से कैलिक्स में ओपन होता है। तो यहां पे यूरिन बनता है, रीनल पिरामिड के अंदर यूरिन जो है जो रिलीज आउट हुआ है वो अब रिलीज होता है इनटू रीनल कैलिक्स। कैलिक्स के अंदर रिलीज होता है। तो बहुत सारे कैलिक्स का सीक्रीशन मिलके माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स में, और फिर फाइनली बच्चों फनल लाइक स्ट्रक्चर पेल्विस में रिलीज होता है, और फिर पेल्विस से स्टूडेंट्स यूरेटर कैरी करता है पासिंग थ्रू द हाइलम, ठीक है। तो ये पैसेज रहता है पूरा। द कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स, देखो अब नेक्स्ट लाइन क्या दे के रखी है बच्चों कि जो कॉर्टेक्स है
ये एक्सटेंड करता है मेड्यूला वाली जगह पे, ये मेड्यूला वाली जगह पर आ गया है, ठीक है। तो कॉर्टेक्स जो है बच्चों वो कुछ इस प्रकार, जैसे यहाँ पे पिरामिड्स प्रेजेंट हैं किडनी के, तो यहां पर वो इनवेजिनेट करता है और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाता है। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को स्टूडेंट्स हम कॉलम ऑफ बर्टीनी कहते हैं। इस डायग्राम में नहीं दिखाया है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, दिस इज कॉलम ऑफ रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी, रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। और ये बना कैसे है, तो बच्चों जब कॉर्टेक्स इनवेजिनेट करता है मेड्यूला में, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाता है बिटवीन द पिरामिड्स, तो उसे हम रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी कहते हैं। कॉल कॉलम ऑफ बर्टीनी और रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी, ठीक है। अब एक बार डायग्राम्स डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। एनसीईआरटी का डायग्राम में भी थोड़ा सा पार्ट बचा है। देखो बच्चों, सबसे पहले किडनी के ऊपर पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड भी पाया जाता है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है स्टूडेंट्स, इसे हम सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि ये किडनी के ऊपर पाया जाता है। साथ ही साथ बच्चों ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो रीनल आर्टरी के थ्रू जाता है और वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है रीनल वेन के थ्रू इंफीरियर वेना कावा में ऐड हो जाता है। सो रीनल आर्टरी के थ्रू आता है थ्रू डॉर्सल एओर्टा, सो दिस इज मेन ब्रांच इज डॉर्सल एओर्टा, और किडनी तक जो ब्लड लेके जाती है उसे रीनल आर्टरी कहते हैं। सिमिलर वे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड बाय रीनल वेन और वो फिर इंफीरियर वेना कावा में जो है ब्लड डाल देता है या पोर कर देता है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स यूरेटर है। यूरेटर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो हाइलम से निकलता है, यूरिन कैरी करता है और ब्लैडर तक यूरिन लेके जाता है। यूरेटर इज मेड अप ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो है स्टूडेंट्स, ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम को, ठीक है। देन कमिंग टू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है स्टूडेंट्स, इसमें भी ट्रांजिशनल एपिथेलियम पाई जाती है। ये यूरिन को स्टोर करती है, इसका मेन काम है टू स्टोर यूरिन। इसमें बच्चों स्ट्रेच रिसेप्टर्स पाए जाते हैं और जब यूरिन एक्सक्रीट आउट करना रहता है तो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। द मेन मसल इज डेट्रूजर मसल which is responsible for contraction of urinary bladder, ठीक है। अब आते हैं स्टूडेंट्स यूरेथ्रा पे। यूरेथ्रा जो है वो उसके पास में 2 स्फिंक्टर्स पाए जाते हैं, आउटर स्फिंक्टर एंड इनर स्फिंक्टर। सो स्टूडेंट्स, जो यूरेथ्रा होता है ये मेल्स के केस में बच्चों जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका जो सीक्रीशन है दैट इज यूरिन वो भी कैरी करता है, और साथ ही साथ जेनाइटल का अगर हम देखें रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो वहां से जो सीमेन रिलीज होता है वो भी ये कैरी करता है। सो इट हैज डुअल फंक्शन, दैट इज इट कैरीज द यूरिन एज वेल एज सीमेन। वही स्टूडेंट्स इसकी लेंथ भी मेल के केस में ज्यादा होती है, अराउंड 20 सेंटीमीटर होती है, जबकि फीमेल्स के केस में ये सिर्फ यूरिन कैरी करता है और इसकी लेंथ भी अराउंड 4 सेंटीमीटर ही होती है। सो ये हो गई बच्चों यूरेथ्रा के बारे में बात। एक बार बच्चों एक यूरिनरी ब्लैडर का अच्छा डायग्राम देख लेते हैं हम। सो दिस इज स्टूडेंट्स यूरिनरी ब्लैडर विद यूरेथ्रा। देखिए किस प्रकार बच्चों यूरेटर आके ओपन होता है यहां पर, दिस इज द ओपनिंग of ureter. This is internal urethral sphincter, this is external urethral sphincter. अब बच्चों हम एक बार और पैसेज समझ लेते हैं। तो बच्चों जैसे कि आपको पता है किडनी में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है जो यूरिन फॉर्मेशन करती है वो है नेफ्रॉन। तो बच्चों नेफ्रॉन के द्वारा जो यूरिन बनेगा वो कलेक्टिंग डक्ट जो है कलेक्ट करेगा। सो यहां से मेनली यूरिन जो रिलीज होता है। अब पिरामिड के अंदर जो यूरिन है, दिस इज रीनल पिरामिड, रीनल पिरामिड। अब इस रीनल पिरामिड के जो टिप होती है उसे रीनल पैपिला कहा जाता है। अब पैपिला से सीक्रीशन जो है कप लाइक स्ट्रक्चर में रिलीज होता है विच इज कॉल्ड रीनल कैलिक्स। तो बच्चों आप समझ गए होंगे फ्लो चार्ट। पहले यहां पे नेफ्रॉन प्रेजेंट है,
सो दिस इज द नेफ्रॉन विच इज प्रेजेंट। नेफ्रॉन से कलेक्टिंग डक्ट, लास्ट पार्ट कलेक्टिंग डक्ट होता है सीडी। नेफ्रॉन, सीडी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन ओनली। कलेक्टिंग डक्ट से बच्चों ये रीनल पिरामिड में आ चुका है। फिर पेपिला से ये रीनल कैलिक्स, अ कप लाइक स्ट्रक्चर रीनल कैलिक्स में पहुंचता है। फिर फनल लाइक स्ट्रक्चर रीनल पेल्विस में पहुंचता है। फिर यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन को लेके जाती है। यूरेटर जब किडनी से बाहर निकलेगा तो नॉच लाइक स्ट्रक्चर हाइलम से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये अब आपको क्लियर हो गया होगा किस प्रकार यूरिन का पैसेज होता है हमारी बॉडी में। तो बच्चों देखिए, इस प्रकार किडनी के अंदर पिरामिड्स में, किडनी में कॉर्टेक्स और मेडुला पार्ट में देखिए आप किस प्रकार नेफ्रॉन प्लेस रहता है। किडनी के अंदर अराउंड 1 मिलियन नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। यही मेन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है जो कि यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करती है। सो स्टूडेंट्स, किडनी के अंदर बच्चों जो अभी हमने स्ट्रक्चर पढ़ा वो मैं आपको एक बार बताती हूँ। किडनी के अंदर हमने देखा कि सबसे पहले वो थिक डेंस कैप्सूल से प्रोटेक्टेड रहता है। किडनी जो है उसमें बाहर वाला पार्ट जो होता है स्टूडेंट्स उसे कॉर्टेक्स कहा जाता है। जो अंदर वाला पार्ट होता है उसे स्टूडेंट्स मेड्यूला कहा जाता है। कॉर्टेक्स अगर मेड्यूला के अंदर इनवेजिनेट करता है, मतलब ये वाला पार्ट, तो उसे हम रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी कहते हैं। फिर बच्चों ये मेडुला के अंदर पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिन्हें हम रीनल पिरामिड्स कहते हैं। रीनल पिरामिड्स कहते हैं। ये रीनल पिरामिड स्टूडेंट्स कप लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होते हैं। इन कप लाइक स्ट्रक्चर को हम माइनर कैलिक्स एंड मेजर कैलिक्स बोलते हैं। ऐसा मैंने इसलिए बोला है स्टूडेंट्स क्योंकि 2 से 3 माइनर कैलिक्स जो मेजर कैलिक्स बनाते हैं, जैसे ये 2 से 3 छोटे छोटे माइनर कैलिक्स ये मिलके एक बड़ा कप बनाते हैं जिसे हम मेजर कैलिक्स कहते हैं। फिर स्टूडेंट्स ये फनल लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है जिसे हम रीनल पेल्विस कहते हैं। और फाइनली हाइलम से यूरेटर यूरिन लेके जाता है। हाइलम इज अ नॉच लाइक स्ट्रक्चर जहां से यूरेटर यूरिन लेके जाएगा। अब यूरिन बनाया किसने? तो जो फंक्शनल यूनिट होती है हमारी किडनी की उसे नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? नेफ्रॉन। सो नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों पार्ट में पाया जाता है। आधा पार्ट कॉर्टेक्स में मिलता है हमें नेफ्रॉन का, आधा पार्ट हमें मेडुला में मिलता है, कुछ इस प्रकार से। सो स्टूडेंट्स ये नेफ्रॉन है जो कि किडनी के अंदर पाया जाता है। करीब 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं प्रत्येक किडनी में। 1 मिलियन नेफ्रॉन पर किडनी, तो 2 किडनी में 2 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। और मेनली यूरिन जो बनता है वो इन नेफ्रॉन में ही बनता है। अब स्टूडेंट्स जैसे मैंने आपके लिए लेबलिंग करी थी वैसा ही सेम स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में भी गिवन है बच्चों। ये कॉर्टेक्स है, ये मेडुला है, ये रीनल कॉलम है, ये मेडुलरी पिरामिड्स है जो कि कैलिक्स में ओपन होते हैं। फिर एक फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे रीनल पेल्विस कहते हैं। फिर हाइलम से यूरेटर ब्लड लेके निकलता है। ये रीनल आर्टरी है जो कि ऑक्सीडेटेड ब्लड लेके जाएगी। ये रीनल वेन है जो कि डीऑक्सीडेटेड ब्लड लेके जाएगी। ठीक है, अब बच्चों हम आते हैं नेफ्रॉन के ऊपर। ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रॉन। हर एक किडनी में बच्चों करीब 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगी। बच्चों एक्सक्रीशन चैप्टर सब बच्चों को थोड़ा थोड़ा टफ लगता है, लेकिन हम उसे इतनी आसान तरीके से समझेंगे कि आपको टफ नहीं लगेगा। बच्चों देखो, सबसे पहले अगर हम देखें बच्चों तो हम नेफ्रॉन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, गिवन इन एनसीईआरटी आल्सो। सो नेफ्रॉन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला है स्टूडेंट्स मेल्पिगियन बॉडी और रीनल कॉर्पस्कल। मेल्पिगियन बॉडी और रीनल कॉर्पस्कल में ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल आता है। मैं आपको साथ साथ स्ट्रक्चर भी दिखाती जाती हूँ बच्चों। ये कप लाइक स्ट्रक्चर जो है इसे बोमेंस कैप्सूल कहा जाता है और ये जो बंच ऑफ कैपिलरीज हैं इसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। और ये बोमेंस कैप्सूल जो है वो कप लाइक स्ट्रक्चर है। इन दोनों को मिला के बच्चों हम क्या बोलते हैं? मेल्पिगियन बॉडी।
और रीनल कॉर्पस्कल। रीनल कॉर्पस्कल और मैलपिगियन बॉडी। बच्चों लेकिन आपको यहां पे मैं एक बात बताना चाहूंगी कि आप मैलपिगियन ट्यूब्यूल से कंफ्यूज मत होना। मैलपिगियन ट्यूब्यूल जो है स्टूडेंट्स वो कॉकरोच में पाया जाता है, विच इज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन कॉकरोच। सो जब भी उनको आपसे मैलपिगियन बॉडी पे क्वेश्चन पूछना होगा तो आपको कंफ्यूज करने के लिए हमेशा ऑप्शंस में मैलपिगियन ट्यूब्यूल डालेंगे जिससे आप कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन हम नहीं होंगे। फिर नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स नेफ्रॉन का रीजन, दैट इज रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल के अंदर स्टूडेंट्स प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आता है, लूप ऑफ हैनले आता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आता है, कलेक्टिंग डक्ट्स आते हैं और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स आती हैं। सो स्टूडेंट्स इन सब के शॉर्ट फॉर्म्स हम यूज करेंगे फ्यूचर में। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के लिए बच्चों पीसीटी शॉर्ट फॉर्म यूज किया जाएगा। लूप ऑफ हैनले के लिए LOH कभी कभी यूज कर सकते हैं। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के लिए DCT, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के लिए CT एंड कलेक्टिंग डक्ट के लिए CD। सो PCT, लूप ऑफ हैनले, देन DCT, देन CTCD, ये रीनल ट्यूब्यूल के पार्ट्स होते हैं। चलिए तो बच्चों अब डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। देखिए बच्चों, ये PCT है, ये लूप ऑफ हैनले है, ये DCT है, ये CTCD है। अब बच्चों ये जो PCT पार्ट होता है यहाँ पे मैक्स कुछ एक्स्ट्रा की क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूं कि PCT पार्ट में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऐसा क्यों होता है बच्चों कि PCT पार्ट में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है? देखो बच्चों, ब्लड से जो भी आ रहा है वो यूरिन में नहीं रिलीज होना चाहिए, उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, इंपॉर्टेंट विटामिन्स हैं, वो सब हमारा नेफ्रॉन रीएब्जॉर्ब कर लेता है यूरिन में से या नेफ्रिक फिल्ट्रेट में से, यूरिन बनने से पहले। तो स्टूडेंट्स ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट में से ये सब काम की चीजें रीएब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। तो ये जो रीएब्जॉर्प्शन है ये मैक्सिमम PCT में देखने को मिलता है। अराउंड 70% एब्जॉर्प्शन तो बच्चों PCT में ही हो जाता है। और इस मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन का कारण है क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम, ठीक है, क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। अब आते हैं स्टूडेंट्स हम लूप ऑफ हैनले पे। लूप ऑफ हैनले में क्या होता है बच्चों कि जब नेफ्रिक फिल्ट्रेट नीचे की डायरेक्शन में आता है तो टर्म यूज होता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले, DLH। कोई भी चीज डाउन में आएगी तो डिसेंडिंग वर्ड का यूज किया जाएगा। फिर ये यू शेप लूप ऑफ हैनले, फिर ऊपर की तरफ जाता है नेफ्रिक फिल्ट्रेट तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है ALH, दैट इज असेंडिंग लूप ऑफ हैनले। फिर उसके बाद में बच्चों DCT आता है, दैट इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, देन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, देन कलेक्टिंग डक्ट। DCT CD के बारे में आपको क्या बात याद रखनी है? तो बच्चों बहुत इजी हो जाएगी आपके लिए थ्योरी कुछ कीवर्ड्स याद करके, ठीक है। तो DCT CD के लिए आपको ये बात याद rखनी है कि जो 3 पार्ट होते हैं नेफ्रॉन के वो डायरेक्ट हार्मोन के कंट्रोल में होते हैं, हार्मोन कंट्रोल, जबकि बाकी के जो पार्ट्स हैं उन्हें हार्मोन कंट्रोल नहीं करता है। DCT CD पार्ट के एब्जॉर्प्शन को हार्मोन कंट्रोल करता है। तो कौन कौन से हार्मोन बच्चों कंट्रोल करते हैं? एल्डोस्टेरॉन एंड ADH, which is also called vasopressin। तो ये 2 हार्मोन स्टूडेंट्स हमें एक्सक्रीटरी सिस्टम में बार बार पढ़ने पड़ेंगे बिकॉज दीज 2 हार्मोन्स आर इन्वॉल्व इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। अब बच्चों हम थ्योरी पार्ट पढ़ लेते हैं इसका। ईच नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट्स, द ग्लोमेरुलस एंड द रीनल ट्यूब्यूल। Glomerulus is a tuft. Each nephron has 2 parts, glomerulus and the renal tubule। NCERT ने glomerulus और renal tubule में से डिवाइड करा है, जबकि सही होना चाहिए कि it is divided into 2 parts, that is Malpighian body और renal corpuscle and renal tubule। Glomerulus is a tuft of capillary। Glomerulus की definition क्या होती है? It is a tuft of capillaries formed by the afferent arteriole and fine branch of renal artery। देखो बच्चों ये बात मैं आपको समझाती हूं। जो ब्लड लेकर आती है उसे हम A फॉर एफरेंट बोलेंगे
और जो ब्लड लेके जाती है उसे हम ई फॉर इफरेंट बोलेंगे। तो बच्चों ये जो एफरेंट आर्टरी है, ये देखिए आप यहाँ पे बंच ऑफ कैपिलरीज बना रही है, वो बंच लाइक स्ट्रक्चर बना रही है जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। और ये एफरेंट आर्टीरियोल से बनी है। एफरेंट आर्टीरियोल खुद कहां से आई? इट इज अ ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, जो कि किडनी में एंटर कर रही थी, मैंने अभी आपको दिखाई थी। ठीक है, सो ये देखो ये रीनल आर्टरी है, इसकी ब्रांच आगे एफरेंट आर्टीरियोल बनती है। एफरेंट आर्टीरियोल बंच ऑफ कैपिलरीज बनाती है जिसे ग्लोमेरुलस बोला जाता है, और फिर वहां से जो निकलेगी उसे हम इफरेंट आर्टीरियोल कहेंगे। ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय इफरेंट आर्टीरियोल। तो ब्लड दूर कौन लेके जाएगी नेफ्रॉन से? इफरेंट, ई फॉर एग्जिट, इफरेंट आर्टीरियोल। The renal tubule begins with a double-walled cup-like structure called Bowman's capsule, which encloses the glomerulus. Glomerulus और Bowman's capsule को मिला के Malpighian body या renal corpuscle कहा जाता है। यही मैंने आपको बताया था कि Glomerulus और Bowman's capsule को मिला के हम Malpighian body या फिर renal corpuscle कहेंगे। अब बच्चों अगर हम देखें तो बोमेन्स कैप्सूल कैसा होता है? सो स्टूडेंट्स, जो बोमेन्स कैप्सूल होता है वो डबल वॉल्ड होता है और कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जो कप शेप बोमेन्स कैप्सूल है, अगर मैं इसे बनाऊं बच्चों, सो इट इज डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर। दिस इज बोमेन्स कैप्सूल। डबल वॉल्ड है, इसकी इनर वॉल को बच्चों हम विसरल एपिथेलियम बोलते हैं और बाहर वाली वॉल को हम बच्चों पैराइटल एपिथेलियम से वो लाइन रहती है। सो दिस इज इनर विच इज लाइंड बाय विसरल एपिथेलियम, और ये आउटर है विच इज लाइंड बाय पैराइटल एपिथेलियम। आगे आएगा सब। जो विसरल एपिथेलियम है स्टूडेंट्स, वो मॉडिफाइड है, इट इज मॉडिफाइड इनटू पोडोसाइट्स। ये भी बात आगे आएगी। ठीक है, नेक्स्ट। तो इसीलिए डबल वॉल्ड कहा जाता है बोमेन्स कैप्सूल को, बिकॉज वन इज पैराइटल एपिथेलियम एंड वन इज विसरल एपिथेलियम। विसरल एपिथेलियम इज मॉडिफाइड टू फॉर्म podocyte cells which helps in more filtration. The tubule continues further to form highly coiled network called PCT. इसके बाद में बच्चों proximal convoluted tubule बन जाती है। This is highly coiled structure. So ये PCT पार्ट है। अब आते हैं स्टूडेंट्स, बहुत सारा शॉर्ट में एक्स्ट्रा लिखा है मैंने आपके लिए। अब बच्चों अगर PCT के बाद हम देखें तो हेयर पिन शेप्ड हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे हम हैनले लूप कहते हैं। सो हैनले लूप इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल विच हैज डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, नीचे आएगा तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले और ऊपर जाएगा तो असेंडिंग लूप ऑफ हैनले। मैंने ऑलरेडी आपको डिवाइड करके बताया था। सो लूप ऑफ हैनले के लिए स्टूडेंट्स हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है वो, ऐसा कहा जाता है। सो दिस इज लूप ऑफ हैनले विच इज हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर। और अगर नीचे आएंगे तो उसे हम डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले कहेंगे। दिस इज डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले। और अगर ऊपर जाएगा नेफ्रिक फिल्ट्रेट तो उसके लिए हम असेंडिंग लूप ऑफ हैनले वर्ड का यूज करते हैं। सो दिस इज हैनले लूप एंड इट इज हेयर पिन शेप्ड, जूड़े की पिन की तरह। The ascending limb continues as another highly coiled tubular structure called distal convoluted tubule. उसके बाद वाला structure student DCT है, that is distal convoluted tubule. DCT of many nephron opens in a straight tube called collecting duct. इसके बाद में collecting duct आ जाता है और collecting duct बहुत सारे मिलके renal pelvis में open होते हैं, which is a funnel like structure
थ्रू मेड्यूलरी पिरामिड इन द कैलाइसिस। सो स्टूडेंट्स, हम फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं कुछ इस प्रकार कि जो यूरिन है वो पहले रीनल पिरामिड एरिया में पाया जाएगा। रीनल पिरामिड से वो माइनर कैलिक्स में ड्रेन होगा थ्रू विद द हेल्प ऑफ पैपिला, रीनल पैपिला की मदद से। माइनर कैलिक्स, 2 से 3 माइनर कैलिक्स मिलके मेजर कैलिक्स बनाएंगे। मेजर कैलिक्स जो है वो ओपन होंगे फिर रीनल पेल्विस में, which is a funnel like structure, and finally into the ureter. Urine is passed into the ureter. और अगर नेफ्रॉन की बात करें तो नेफ्रॉन से पहले जो है नेफ्रिक फिल्ट्रेट बनेगा, वो बोमेन्स कैप्सूल से स्टूडेंट्स पीसीटी रीजन में जाएगा, पीसीटी से फिर वो लूप ऑफ हैनले, फिर डीसीटी एंड फाइनली सीटीसीडी में आएगा। सीटीसीडी से इट विल कम टू दिस पाथवे। ठीक है, नेक्स्ट, Malpighian corpuscle, PCT and DCT of the nephron are situated in the cortical region of the kidney, whereas the loop of Henle dips into the medulla. चलो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ को समझने से पहले स्टूडेंट्स एक डिफरेंस बताती हूँ मैं आपको। 2 प्रकार के नेफ्रॉन पाए जाते हैं। पहला है स्टूडेंट्स कॉर्टिकल नेफ्रॉन, दूसरा है स्टूडेंट्स जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। देखो, अब हम एनसीईआरटी की ईच थ्योरी को बच्चों चार्ट के फॉर्म में स्टडी कर रहे हैं। इससे आसान बात क्या होगी, आपको आसानी से सब चीजें क्रिस्टल क्लियर होने वाली है। एकदम भागम भागी भी नहीं कर रहे हैं हम कि फटाफट एनसीईआरटी कवर करना है। एनसीईआरटी के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे रहे हैं, क्योंकि देखो तुमको तो पता है कि 340 प्लस मार्क्स अगर लाने तो एनसीईआरटी से ज्यादा नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए बच्चों हमने आपके लिए इतनी मेहनत करी है, यहाँ पे इतने सारे टीचर्स आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं कि जिससे आपको एनसीईआरटी के अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं पड़े। एनसीईआरटी के साथ आप ये पेजेस अटैच कर लेना जो हम आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और बस फिर 340 मार्क्स आप सब लोग मुझे लाके बताएंगे। सो स्टूडेंट्स, वापस टॉपिक पे आते हैं। 2 प्रकार के नेफ्रॉन एनसीईआरटी में गिवन है, पैराग्राफ फॉर्म में थोड़ा कंफ्यूज फॉर्म में गिवन है, लेकिन इसे ही हम चार्ट फॉर्म में डिवाइड कर लेते हैं। पहला है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, दूसरा है जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है स्टूडेंट्स वो 85% ऑफ द टोटल नेफ्रॉन होता है। मतलब अगर 100% नेफ्रॉन है तो उसमें से 85% कॉर्टिकल टाइप के होंगे, और सिर्फ 15 to 25% नेफ्रॉन जो है स्टूडेंट्स वो जुक्स्टामेडुलरी टाइप के होंगे। नेक्स्ट डिफरेंस स्टूडेंट्स, कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर मैल्पिगियन कॉर्पस्कल जो होता है वो किडनी की सरफेस से पास पाया जाता है, जबकि जुक्स्टामेडुलरी के केस में मैल्पिगियन कॉर्पस्कल जो है वो जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला में हमें देखने को मिलता है। देखो कैसे, आ जाओ यहाँ पे। ये स्टूडेंट्स कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, ये जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है। अब देखो ये कॉर्टेक्स के टूवर्ड्स ज्यादा है, दिस इज कॉर्टेक्स पार्ट एंड दिस इज मेड्यूला पार्ट। ठीक है, तो पहला डिफरेंस हमने क्या पढ़ा कि सबसे ज्यादा भैया 85% तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन ही मिलते हैं, जबकि जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन हमें सिर्फ 15 से 25% मिलते हैं। फिर दूसरा डिफरेंस पढ़ा हमने कि इसमें बोमेन्स कैप्सूल जो है वो कॉर्टेक्स के टूवर्ड्स ज्यादा पाया जाता है, जबकि इसमें बोमेन्स कैप्सूल कॉर्टेक्स मेडुला के जंक्शन पे लगभग हमें मिलता है। नेक्स्ट डिफरेंस पढ़ते हैं चलो बच्चों। देयर loop of Henle are mostly confined to cortex and a very small part of it runs into the medulla। और यहाँ पे loop of Henle नीचे की तरफ डिप करता है। देखो पहले कॉर्टेक्स के नेफ्रॉन के लूप ऑफ हैनले के बारे में बात करिए। सो दिस इज लूप ऑफ हैनले, आप देख पा रहे हो ना बच्चों। देखो मैं और बड़ा कर देती हूँ, ये लूप ऑफ हैनले रीजन है स्टूडेंट्स। तो लूप ऑफ हैनले अगर आप देखें बच्चों तो यहाँ पे कॉर्टेक्स रीजन में ज्यादा है लूप ऑफ हैनले, सिर्फ थोड़ा सा मेडुला रीजन में डिप कर रहा है। सो नेक्स्ट लूप ऑफ हैनले के बारे में बात करी गई है कि लूप ऑफ हैनले इसका कॉर्टेक्स रीजन में ज्यादा मिलता है। उससे पहले बोमेन्स कैप्सूल के बारे में बात करी थी, उसके बारे में बताया था कि वो कॉर्टेक्स रीजन में ज्यादा मिलता है, मोर टूवर्ड्स द कॉर्टेक्स। यहां पे भी बोला है मोर टूवर्ड्स द कॉर्टेक्स। और डायग्राम देख के आप भी सोच रहे होंगे कि बिल्कुल सही बोला है,
ठीक है, जबकि जक्स्ट्रा मेडुलरी टाइप का नेफ्रॉन देखो बच्चों, उसका लूप ऑफ हैंडले कैसा डीप डाउन टुवर्ड्स द मेडुला आ रहा है। इस टाइप के नेफ्रॉन के लिए बच्चों वर्ड यूज किया जाता है हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर। ये है सही जूड़े की पिन का स्ट्रक्चर। सो यहां पे स्टूडेंट्स मेडुला रीजन में डिप कर रहा है, वो मेडुला रीजन में डिप कर रहा है। कौन? लूप ऑफ हैंडले। ठीक है, अब नेक्स्ट डिफरेंस। सो स्टूडेंट्स, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी जो है वो कॉर्टिकल के केस में डेंस नेटवर्क के फॉर्म में पाई जाती है, जबकि मेडुला के केस में नॉट वेल डेवलप्ड। वासा रेक्टा जो है स्टूडेंट्स वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन में एब्सेंट होता है, जबकि जक्स्ट्रा मेडुलरी में वासा रेक्टा प्रेजेंट होता है। इसीलिए बच्चों हम काउंटर करंट मैकेनिज्म मेनली जक्स्ट्रा मेडुलरी टाइप ऑफ नेफ्रॉन के लिए पढ़ते हैं, बिकॉज वासा रेक्टा इज प्रेजेंट इन जक्स्ट्रा मेडुलरी टाइप। तो जक्स्ट्रा मेडुलरी के लिए आपको याद रखना है कि इसमें वासा रेक्टा मिलता है हमें। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर जक्स्ट्रा मेडुलरी। इसीलिए जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन में वेल डेवलप्ड हमको काउंटर करंट मैकेनिज्म मिलता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। दैट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म। तब मैं आपसे पूछूंगी कौन से नेफ्रॉन में मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमें जक्स्ट्रा मेडुलरी टाइप के नेफ्रॉन में मिलता है। ठीक है, अब ये जो वासा रेक्टा है बच्चों, ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से ही आगे जो और ज्यादा ब्रांचिंग के द्वारा वासा रेक्टा बन जाता है और इस यू शेप्ड लूप ऑफ हैंडले के पैरेलली रन करता है। सो ये बच्चों डिफरेंस थे जो एनसीईआरटी में भी गिवन है, लेकिन पैराग्राफ फॉर्म में गिवन है, लेकिन हमने अच्छे से कर लिए। सो स्टूडेंट्स, एक बार और मैं आपको बता देती हूँ व्हाट इज पेरिट्यूबुलर कैपिलरी एंड व्हाट इज वासा रेक्टा। ये दोनों हमें जक्स्ट्रा मेडुलरी टाइप ऑफ नेफ्रॉन में मिलेंगे, तो मैं बोल सकती हूँ कि ये जक्स्ट्रा मेडुलरी टाइप है। जक्स्ट्रा मेडुलरी टाइप ऑफ नेफ्रॉन है ये, क्योंकि अभी हमने पढ़ा बच्चों कि वासा रेक्टा हमें जक्स्ट्रा मेडुलरी टाइप में मिलेगा, जबकि पेरिट्यूबुलर कैपिलरी हमें दोनों में मिलेगी, लेकिन कॉर्टिकल टाइप में ज्यादा डेवलप्ड होगी एज कंपेयर टू द जक्स्ट्रा मेडुलरी टाइप। सो सबसे पहले बच्चों हम पेरिट्यूबुलर कैपिलरी की डेफिनेशन पढ़ेंगे। द इफरेंट आर्टेरियल एमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फॉर्म्स अ फाइन कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल कॉल्ड पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। सो स्टूडेंट्स, एफरेंट आर्टरी जो है वो ब्लड लेकर आती है, उसे हम एफरेंट कहते हैं। फिर बंच ऑफ कैपिलरी बन जाती है जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। अब जो इफरेंट आर्टेरियल जा रही है वो फर्दर ब्रांचिंग करती है, जिसे हम पेरिट्यूबुलर कैपिलरी कहते हैं। पेरिट्यूबुलर कैपिलरी आगे जाके और ज्यादा माइन्यूट वेसल्स में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि लूप ऑफ हैंडले के पैरेलली रन करती है, इसे हम वासा रेक्टा कहते हैं। सो बच्चों, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से ही आगे वासा रेक्टा बनता है, और पेरिट्यूबुलर कैपिलरी खुद भी कैसे बनी है? बाय इफरेंट आर्टेरियल। ठीक है, तो द इफरेंट आर्टेरियल एमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फॉर्म्स, तो इफरेंट आर्टेरियल यहां पे कीवर्ड है, forms a fine capillary network around the renal tubule called peritubular capillary. अब next, minute vessel of this network run parallel to the Henle loop, और Henle loop में अगर यही parallelly run करेंगी तो peritubular capillary की जगह हम वासा रेक्टा वर्ड का यूज करेंगे, जो कि जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन में हमें अच्छे से देखने को मिलता है। सो स्टूडेंट्स, ये डिफरेंस विद डायग्राम भी हमने कवर कर लिया। अब एनसीईआरटी के इतने छोटे से पैराग्राफ को समझने के लिए बच्चों मैंने आपको 2-3 डायग्राम का यूज करा और विद अ डिफरेंस चार्ट। इतनी मेहनत यूट्यूब पे कौन करता है बच्चों? हम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, पीछे टीम आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है सिर्फ आपको 340 प्लस मार्क्स दिलवाने के लिए। सो स्टूडेंट्स, अब पैराग्राफ पढ़ते हैं। द मेल्पिगियन कॉर्पस्कल पीसीटी डीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन आर सिचुएटेड in the cortical region of the kidney, whereas the loop of Henle dips into the medulla. In majority of the nephron, the loop of Henle is too short. देखो बच्चों, अब इन लोगों ने क्या करा है, यहां तक यहां तक समझा रखा है जक्स्ट्रा मेडुलरी टाइप ऑफ नेफ्रॉन। जक्स्ट्रा मेडुलरी टाइप ऑफ नेफ्रॉन,
क्या बोला है, देखो मेलपिगियन, कॉर्पस्कल, पीसीटी, डीसीटी ये कॉर्टेक्स पार्ट में मिलते हैं, सही बात है, ठीक है। जबकि लूप ऑफ हैनले मेडुला रीजन में डिप करता है। ये तीनों चीजें तो बच्चों दोनों ही नेफ्रॉन में हमें कॉर्टेक्स रीजन में मिलेगी, मेलपिगियन, कॉर्पस्कल, पीसीटी और डीसीटी। लेकिन लूप ऑफ हैनले मेडुला रीजन में डिप करके और जूड़े की पिन जैसा स्ट्रक्चर बनाता है जक्स्ट्रा मेडुलरी टाइप ऑफ नेफ्रॉन में। नेक्स्ट, इन मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन द लूप ऑफ हैनले इज टू शॉर्ट। बहुत ज्यादा नेफ्रॉन में लूप ऑफ हैनले बहुत छोटा होता है, मतलब ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं बच्चों यहां से, जो कि और मैक्सिमम वर्ड यूज करा है क्योंकि मैंने आपको बताया था कॉर्टिकल नेफ्रॉन हमारी किडनी में 85% पाए जाते हैं। Extend only into the few little into the medulla. Such nephron are called cortical nephron. In some of the nephron, the loop of Henle is very long and runs deep into the medulla. ऐसे नेफ्रॉन को हम जक्स्ट्रा मेडुलरी कहते हैं। ये बात मैंने अभी भी आपको बताई थी कि जिनमें लूप ऑफ हैनले मेडुला रीजन में डिप करता है, ऐसे टाइप के नेफ्रॉन को बच्चों हम जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन बोलते हैं, जो कि सिर्फ 15 से 25% पाए जाते हैं। जक्स्ट्रा मेडुलरी टाइप ऑफ नेफ्रॉन में काउंटर करंट मैकेनिज्म भी ज्यादा अच्छा डेवलप्ड है, एफिशिएंसी भी उसकी ज्यादा है, लेकिन फिर भी बच्चों जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन कम पाया जाता है। ये आपको याद रखना है कि फंक्शनली वो ज्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी में वो कम मिलता है, 15 to 25% ही मिलता है। और एनसीईआरटी में बच्चों जगह जगह जो डायग्राम दे रखा है, वो बताओ आप कौन से नेफ्रॉन का दे रखा है, वो बच्चों उसमें लूप जो है, लूप ऑफ हैनले से आप पहचानेंगे। लूप ऑफ हैनले उन सभी नेफ्रॉन में जो भी एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है उसमें हेयर पिन शेप्ड है, डीप हेयर पिन शेप्ड है, मेडुला में एक्सटेंड कर रहा है, मतलब जगह जगह उनने जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन का ही यूज किया है डिफरेंट प्रोसेसेस समझाने के लिए। अब बच्चों एफ्रेंट, अब बच्चों यहां पे अगर हम देखें तो पेरिट्यूबुलर, कैपिलरी और वासा रेक्टा के बारे में बात करी गई है, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सो स्टूडेंट्स चलिए पेरिट्यूबुलर नेफ्रॉन की डेफिनेशन, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी की डेफिनेशन जानते हैं। द इफरेंट आर्टेरियल एमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस forms a fine capillary network around the renal tubule called the peritubular capillary। तो बच्चों इफरेंट आर्टेरियल से नेटवर्क, कैपिलरी नेटवर्क बनता है, जिससे बच्चों हम पेरिट्यूबुलर कैपिलरी कहते हैं। माइन्यूट वेसल्स जो हैं ऑफ दिस नेटवर्क रन पैरेलल टू हैनले लूप। हैनले लूप के पैरेलली पेरिट्यूबुलर कैपिलरी की ब्रांच रन करती है, फॉर्मिंग अ यू शेप्ड वासा रेक्टा। तो इससे वासा रेक्टा कहते हैं। वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ठीक है, यही बात हमने पढ़ी थी कि वासा रेक्टा एब्सेंट है या हाईली रिड्यूस्ड होता है इन द केस ऑफ कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जबकि जक्स्ट्रा मेडुलरी टाइप ऑफ नेफ्रॉन में ये अच्छे से डेवलप होता है। एक बार और बच्चों मैं आपको बता देती हूँ फ्लो चार्ट की मदद से। इफरेंट आर्टेरियल जो है स्टूडेंट्स, जो नेफ्रॉन से अवे ब्लड लेके जाता है, उसकी ब्रांचिंग होती है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। अब पेरिट्यूबुलर कैपिलरी जो है स्टूडेंट्स, उसकी फर्दर ब्रांच होती है जक्स्ट्रा मेडुलरी के केस में वासा रेक्टा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है बच्चों, बहुत सिंपल है। अगर आप ईच पैराग्राफ को समझने के लिए डायग्राम की हेल्प ले लेते हैं, इसीलिए बच्चों हमने ऐप के अंदर भी आपके लिए ज्यादा से ज्यादा विजुअलाइजेशन करने की कोशिश करी है, क्योंकि अगर कोई चीज जब समझ आ जाती है तो उसे रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। बायो रटने का सब्जेक्ट नहीं है, वो समझने का सब्जेक्ट है। और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? उम्मीद है अच्छी चल रही होगी, आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे अपना एम पाने के लिए, दैट इज 340+। चलो बच्चों, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, दैट इज यूरिन फॉर्मेशन। वो भी आपको यूं समझ आ जाएगा क्योंकि मैं हर चीज आपको डायग्राम और ज्यादा सुंदर 3D डायग्राम्स की मदद से समझाऊंगी। यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स 3 मेन प्रोसेसेस, नेमली glomerular filtration, reabsorption and secretion that takes place in different parts of nephron। देखो, यूरिन फॉर्मेशन को बच्चों हम 3 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है बच्चों अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकेंड है स्टूडेंट सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन,
और थर्ड है स्टूडेंट्स ट्यूबुलर सीक्रीशन। बिल्कुल भी नहीं घबराना है। देखो अब पहले मैं डायग्राम की मदद से आपको तीनों स्टेप समझाती हूं। देखो बच्चों, ये एफरेंट आर्टीरियोल है जो ब्लड लेकर आता है टुवर्ड्स नेफ्रॉन, फिर बंच ऑफ कैपिलरीज बन जाती है जिसे ग्लोमेरुलस कहा जाता है, फिर जो अवे लेके जाएगा उसे हम इफरेंट आर्टीरियोल बोलेंगे, ये बोमेंस कैप्सूल है और ये पीसीटी है। और फर्दर नेफ्रॉन के और भी स्ट्रक्चर्स हो सकते थे, मतलब लूप ऑफ हैंडले वो, लेकिन यहाँ पे डायग्राम कट कर दिया गया है। ठीक है, तो आप इतने डायग्राम में ही प्रोसेस को समझिए। देखो ग्लोमेरुलस जो होता है स्टूडेंट्स, ब्लड आया है ना, तो ब्लड आया तो ब्लड से फिल्टर आउट होके यहाँ पे नेफ्रिक फिल्ट्रेट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, नेफ्रिक फिल्ट्रेट। ब्लड के माध्यम से, यहां पे हम इसे ब्लड कह रहे थे, लेकिन ब्लड से फिल्टर आउट होके नेफ्रिक फिल्ट्रेट बन जाता है, जिसमें छन्नी का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे ग्लोमेरुलस की वॉल और बोमेंस कैप्सूल की वॉल। ठीक है, तो ये दोनों मिलके अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम कर रहे हैं। इसी छानने की प्रक्रिया को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप है स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट स्टेप विच इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसके अंदर स्टूडेंट्स ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल की वॉल का रोल होता है। दैट इज छानने की प्रक्रिया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ब्लड को छान के नेफ्रिक फिल्ट्रेट हमें बनाना है। पहला स्टेप समझ आया। दूसरा स्टेप है स्टूडेंट्स, ब्लड जो है वो छन के नेफ्रिक फिल्ट्रेट बना है, लेकिन उसमें तो बहुत सारी काम की चीजें, उसमें ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, विटामिन है, वाटर है, तो ये सब चीजें बच्चों, इंपॉर्टेंट आयंस है, तो बच्चों ये सब चीजें क्या होती है, हमारे नेफ्रिक फिल्ट्रेट से वापस से बॉडी में हमें भेजनी है। तो इस स्टेप को बच्चों हम सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन कहते हैं। सो दिस इज द सेकेंड स्टेप। जो भी काम की चीजें बच्चों हम वो नेफ्रॉन से पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में भेज देंगे, इसे हम सिलेक्टिव ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन कहते हैं। So this is the second step, that is selective tubular reabsorption, means शुद्ध भाषा में अगर हम समझे तो काम की चीजें वापस बॉडी ले लेती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा डायरेक्शन है, बिकॉज डायरेक्ट जो काम की चीजें हैं वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में नेफ्रिक फिल्ट्रेट से जा रही हैं। इस स्टेप को हम सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन कहते हैं। तो बच्चों अब आते हैं थर्ड स्टेप पे, दैट इज ट्यूबुलर सीक्रीशन। इस स्टेप के अंदर बच्चों क्या होता है, बच्चों जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है, जैसे अमोनिया, कुछ आयंस हैं जैसे हाइड्रोजन, पोटेशियम, ये जो होते हैं बच्चों, ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट में ऐड हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे काम की चीजें ली जा रही थी, यहाँ पे टॉक्सिक या वेस्ट नेफ्रिक फिल्ट्रेट में ऐड करा जा रहा है, क्योंकि अब फाइनली यूरिन बनेगा। ऐसा इसलिए करा जा रहा है क्योंकि यूरिन के माध्यम से वो बॉडी के बाहर निकल जाए। ठीक है, तो इस स्टेप को बच्चों हम बोलते हैं ट्यूबुलर सीक्रीशन। जो सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन स्टेप है और जो ट्यूबुलर सीक्रीशन स्टेप है, उनका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, क्योंकि यहां पे काम की चीजें एब्सॉर्ब करी जा रही, यूजफुल सब्सटेंस आर एब्सॉर्ब, जबकि यहां पे टॉक्सिक सब्सटेंस आर एडेड, जिससे वो यूरिन के माध्यम से बॉडी के बाहर निकल जाए। तो उम्मीद है बच्चों आपको इस एरो चार्ट से तीनों स्टेप समझ आ गई होगी। चलिए तो 3 स्टेप एनसीईआरटी में गिवन है, दैट इज फर्स्ट स्टेप इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेकेंड स्टेप है स्टूडेंट्स रीएब्सॉर्प्शन, सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन भी कहा जाता है जिसे, और थर्ड स्टेप है ट्यूबुलर सीक्रीशन, दैट टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। अब बच्चों हम फर्स्ट स्टेप को डिस्कस करेंगे, दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, स्टेप 1। यहां से स्टार्ट हो रही है स्टेप 1, that is ultra filtration. The first step in urine formation is the filtration of blood, which is carried out by glomerulus.
and is called glomerular filtration. On an average, 1100 to 1200 ml of blood is filtered by the kidney per minute, which consists roughly of 1/5 of the blood pumped out by each ventricle or heart in a minute. तो बच्चों, एक मिनट में हार्ट जो है लगभग 5000 ml ब्लड पंप करती है, 5000 ml ब्लड पंप करती है। इसका 1/5 अगर हम निकालें तो लगभग 1100 से 1200 आएगा। तो 1100 से 1200 ml ब्लड जो है स्टूडेंट्स, वो हमारी किडनी तक पहुंच रहा है और वो हमारी किडनी उस ब्लड से नेफ्रिक फिल्ट्रेट बना रही है, जिसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेस फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर्स। ठीक है, 3 लेयर के थ्रू ऐसा पॉसिबल हो पाता है। देखो, मैं एक बार आपको सिंपल डायग्राम से समझाती हूं। ये समझ लीजिए ग्लोमेरुलस है, ये बोमेन्स कैप्सूल है, ये ग्लोमेरुलस की एपिथेलियम, ये बोमेन्स कैप्सूल की एपिथेलियम, और ये इन दोनों के बीच की बेसमेंट मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड फ्यूज बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो स्टूडेंट्स, दिस इज सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस, this is specialized simple squamous epithelium, specialized simple squamous epithelium of Bowman's capsule, इसलिए बोला है बच्चों मैंने स्पेशलाइज सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम क्योंकि ये पोडोसाइट सेल्स बनाती है। ठीक है, तो बोमेन्स कैप्सूल और इन दोनों के बीच में फ्यूज्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्योंकि आपको पता है बच्चों एपिथेलियम जो है वो हमेशा बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लाई करती है और ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल आपस में एक दूसरे के पास है, इसलिए फ्यूज्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन वर्ड का यूज किया जाता है। सो फ्यूज्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन। इन तीनों लेयर से बच्चों फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनती है। तो इस डायग्राम से हमने क्या समझा? फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन को, छन्नी, किस प्रकार हमारा ब्लड छन के नेफ्रिक फिल्ट्रेट बनाता है। So, the endothelium of glomerulus blood vessel, the endothelium that is simple squamous epithelium of glomerulus blood vessel, the epithelium of Bowman's capsule, the epithelium of Bowman's capsule and fused basement membrane between two layers. तो ये तीनों मिलके बच्चों फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनाती है। तो यहां तक फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन हो गया। The epithelial cells of Bowman's capsule, जो Bowman's capsule के जो epithelial cell है वो specialized हैं। These are specialized to form podocyte cell. The epithelial cell of Bowman's capsule called podocytes, they are arranged in an intricate manner so as to leave some minute space called filtration slit और slit pores. तो बच्चों ये इस प्रकार अरेंज होते हैं कि कुछ दो पोडोसाइट के बीच में कुछ स्लिट या गड्ढे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर्स कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Blood is filtered so finely through these membrane that almost all the constituents of plasma except protein pass into the lumen. Protein pass onto the lumen of Bowman's capsule. Therefore, it is considered as a process of ultrafiltration. तो बच्चों ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की मदद से जो ब्लड छन के नेफ्रिक फिल्ट्रेट बनाता है, इस प्रक्रिया को हम अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहते हैं। अब ब्लड जो फिल्टर होता है स्टूडेंट्स, वो
नेफ्रिक फिल्ट्रेट जो है स्टूडेंट्स वो प्लाज्मा माइनस प्रोटीन। ठीक है, मतलब प्लाज्मा बोल रहे हैं तो ऑलरेडी इट इज नॉट हैविंग ब्लड सेल्स, तो ब्लड, अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड माइनस ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन हो जाएगा। लेकिन अगर प्लाज्मा के सेंस में बात करें जैसे एनसीईआरटी में गिवन है, तो प्लाज्मा माइनस प्रोटीन इज इक्वल टू नेफ्रिक फिल्ट्रेट। ठीक है, जो कि बोमेन्स कैप्सूल में बना फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की मदद से। आप कुछ अच्छे डायग्राम देख लेते बच्चों इसी चीज को समझने के लिए। देखो, मैंने आपको जैसा कि बताया था कि ये एंडोथीलियम सेल्स होते हैं ऑफ ब्लड वेसल्स, दैट इज सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, SSE। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, फ्यूज्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो पहली लेयर इससे बन जाती है, दूसरी लेयर बच्चों बेसमेंट मेम्ब्रेन से बन जाती है, और तीसरी में हमें कुछ इस प्रकार के सेल्स देखने को मिलते हैं with slit pores which is called podocyte cells. So these are the specialized cells of this which is called podocyte cells, specialized cell of simple squamous epithelium of visceral layer of Bowman's capsule called podocyte cell. ये podocyte cell कुछ इस प्रकार अरेंज होते हैं कि बीच में slit pores या filtration slit हमें देखने को मिलता है। So थर्ड लेयर इसके द्वारा बनती है with slit pores। तो इस कारण से स्टूडेंट्स अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस हमारी खत्म होती है, और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के कारण जो यहाँ पे नेफ्रिक फिल्ट्रेट बनता है वो इतना फाइनली फिल्टर्ड आउट हुआ है कि ब्लड में सब कुछ आ गया है एक्सेप्ट द ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन, बाकी सब कुछ नेफ्रिक फिल्ट्रेट में आ चुका है। इस प्रोसेस को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो भी हमने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में जाना, वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में स्टूडेंट्स 3 प्रेशर्स इन्वॉल्व रहते हैं। फर्स्ट है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। फर्स्ट है स्टूडेंट्स ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्यों होता है? तो बच्चों, जो एफरेंट आर्टीरियोल है, जो ग्लोमेरुलस के टूवर्ड्स ब्लड लेके आती है, उसका डायमीटर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द इफरेंट आर्टीरियोल जो ब्लड नेफ्रॉन से अवे लेके जाती है। सो इस कारण से स्टूडेंट्स ये प्रेशर जनरेट होता है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है और 60 mmHg होता है। ठीक है, तो जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं बच्चों, गार्डन में अगर आप वाटर दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पाइप, और अगर आप फिंगर रख देते हैं पाइप के ओपनिंग पे, तो क्या होता है कि इसका डायमीटर कम हो जाता है लेकिन प्रेशर बढ़ जाता है, पानी का भाव बढ़ जाता है। तो उस कारण से स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा प्रेशर प्रोड्यूस होता है, दैट इज अराउंड 60 mmHg। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। बोमेन्स कैप्सूल के अंदर जो भी फ्लूइड पाया जाता है बच्चों, वो ऊपर की डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करता है, ऊपर की डायरेक्शन में। जैसे नीचे की डायरेक्शन में करता था, तो ये ऊपर की डायरेक्शन में करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में, और इसका वैल्यू होता है 18 mmHg। नाउ कमिंग टू बकॉप, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑन्टिक प्रेशर। ये प्लाज्मा प्रोटीन के द्वारा एक्सर्ट किया प्रेशर है, ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, और इसकी वैल्यू भी 32 mmHg होती है। सो स्टूडेंट्स, इन प्रेशर्स की मदद से हम GFR की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? सो स्टूडेंट्स, GFR की वैल्यू निकालने के लिए हम अब अपवर्ड प्रेशर, डाउनवर्ड प्रेशर माइनस अपवर्ड प्रेशर करेंगे। डाउनवर्ड प्रेशर एक ही का था, दैट इज ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का, दैट इज 60 mmHg, माइनस अपवर्ड प्रेशर 32 + 18 mmHg को हम माइनस करेंगे, विच विल बी इक्वल टू 10। ठीक है, अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगेगा, तो फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट दैट इज 12.5 से हम मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हमारी GFR की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 125 ml/मिनट। तो बच्चों, इतना फिल्ट्रेशन होता है पर मिनट, 125 ml/मिनट। अगर इसी को ही हम बच्चों पर डे में निकालेंगे, लीटर पर डे में निकालेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 180 लीटर पर डे। सो आर GFR वैल्यू इज, दोनों वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, 125 ml/मिनट, और इसको अगर मैं लीटर पर डे में कन्वर्ट करूंगी तो 180 लीटर पर डे। सो स्टूडेंट्स, GFR हमें उस प्रेशर से ही मिला है जो मैंने अभी आपको बताया।
अब स्टूडेंट्स, किडनी के पास एक बिल्ट इन मैकेनिज्म होता है जीएफआर को कंट्रोल करने के लिए। इस बिल्ट इन मैकेनिज्म को हम जक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपरेटस कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस जक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपरेटस को भी बच्चों हम डायग्राम की मदद से जरा समझते हैं। तो बच्चों, ये जक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपरेटस, सो स्टूडेंट्स देखिए, ये जक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपरेटस है। जक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपरेटस के अंदर बच्चों 3 प्रकार के सेल होते हैं। पहला है जेजी सेल, दूसरा है मैक्यूला डेंसा सेल और तीसरा है मीजेंजियल सेल। जेजी सेल, मैक्यूला डेंसा सेल और मीजेंजियल सेल। अब बच्चों, जो जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल जो है, जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल होता है बच्चों, वो एफरेंट इफरेंट आर्टीरियोल जो है वहां उसकी वॉल पे पाया जाता है। ये जो सेल होता है बच्चों, ये स्मूथ मसल सेल होता है और इसके अंदर इनएक्टिव फॉर्म में रेनिन के ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, क्योंकि इसका मेन काम है रेनिन हार्मोन सीक्रेट करना। दूसरा है स्टूडेंट्स, डीसीटी में वैसे तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलती है, लेकिन कुछ सेल जब वो आर्टीरियोल के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो लंबे लंबे कॉलमनर हो जाते हैं, जिन्हें हम मैक्यूला डेंसा सेल कहते हैं। जैसे बेरो रिसेप्टर था, मतलब प्रेशर को भाप सकता है, वैसे ही मैक्यूला डेंसा जो है बच्चों, ये कीमो रिसेप्टर है, मतलब केमिकल को, बदलते केमिकल को ये भाप सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मीजेंग्लियल सेल, जो एफरेंट आर्टीरियोल, इफरेंट आर्टीरियोल और डीसीटी के बीच में पाया जाता है। तो बच्चों, यहाँ पे जब डीसीटी एफरेंट के सामने आता है तो एक एपरेटस टाइप बन जाता है, जिसे हम जक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपरेटस बोलते हैं, जो 3 सेल्स का बना होता है। अब वापस से बच्चों इन 3 सेल्स के बारे में पढ़ते हैं जरा हम, जो मैंने आपको ओरली बताया। सबसे पहला सेल बच्चों यहाँ से चालू होता है। यार कलर व्हाइट ले लेते हैं अपन, ब्लैक पे व्हाइट दिखता है क्योंकि। द स्मूथ मसल सेल जो होते हैं दोनों ही आर्टीरियोल के, जब वो डीसीटी के कांटेक्ट में आते हैं तो वो सोलन हो जाते हैं। उनमें डार्क कलर का ग्रैन्यूल होता है इनएक्टिव, दैट ऑफ इनएक्टिव रेनिन। इसे हम बच्चों जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल बोलते हैं। ये एफरेंट आर्टीरियोल की वॉल में पाया जाता है। ये बेरो रिसेप्टर होता है, मतलब बदलते प्रेशर को भाप सकता है। ये रेनिन हार्मोन सीक्रेट करता है, RENIN, रेनिन। इसमें सिंगल एन आएगा, जबकि डाइजेशन में जो मैंने आपको मिल्क डाइजेस्टिंग एंजाइम पढ़ाया था वो डबल एन वाला था। तो ये ब्लड प्रेशर को भाप लेता है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है बाय द मैकेनिज्म कॉल्ड रास मैकेनिज्म। ये बच्चों इरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन सीक्रेट करता है, जो कि आरबीसी प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है। अब आते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेल पे। यहां से हमारा सेकेंड सेल चालू हो रहा है, दैट इज मैक्यूला डेंसा। मैक्यूला डेंसा सेल, जो मैक्यूला डेंसा सेल होता है स्टूडेंट्स, वो डीसीटी कि एपिथेलियम में पाया जाता है। जब वो एफरेंट आर्टीरियोल के कांटेक्ट में आता है तो लंबे लंबे कॉलमनर शेप का हो जाता है, जिसे हम मैक्यूला डेंसा सेल कहते हैं। ये बच्चों कॉलमनर होता है, डीसीटी के अंदर पाया जाता है और ये कीमो रिसेप्टर होता है, मतलब बदलते केमिकल को ये भाप सकता है। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स हम मीजेंग्लियल सेल्स पे। मीजेंग्लियल सेल जो है वो एफरेंट, इफरेंट और डीसीटी के बीच में पाई जाती है। ये भी जीएफआर, जरूरत पड़ने पे जीएफआर रेगुलेट करती है। मेनली जीएफआर रेगुलेट करने के लिए जेजी सेल्स रिस्पॉन्सिबल थे, पर ये भी जीएफआर रेगुलेट कर सकती है और थोड़े बहुत अमाउंट में ये भी रेनिन सीक्रेट करता है। ठीक है, चलो ये हो गया जक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपरेटस। अब जक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपरेटस की थ्योरी पढ़ लेते हैं, जो एनसीईआरटी में दे के रखी है। The kidney have built-in mechanism for the regulation of glomerular filtration rate. One such mechanism is called juxtaglomerular apparatus. Juxtaglomerular apparatus एक special sensitive region होता है। Juxtaglomerular apparatus एक स्पेशल सेंसिटिव रीजन होता है, जो कि सेलुलर मॉडिफिकेशन ऑफ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, मतलब किसकी बात करी जा रही है यहाँ पे बच्चों, मैक्यूला डेंसा की। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में मैक्यूला डेंसा मिलता है। ठीक है, and the afferent arteriole at the location of their contact, the fall in GFR can activate the JG cell. JG cell जो कि हमें afferent arteriole में मिलते हैं। तो जो दूसरी बात करी जा रही है afferent arteriole में, वो JG cell के बारे में की जाती है, जो कि रेनिन हार्मोन सीक्रेट करता है। तो बच्चों अगर GFR गिरता है तो JG cell रेनिन नाम का हार्मोन सीक्रेट करता है, जो कि GFR को मेंटेन करके नॉर्मल पे ला देता है। ठीक है, अब आते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारा जक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपरेटस इस पैराग्राफ में पूरा कंप्लीट हुआ। मतलब यहां से लेके यहां तक अगर हम देखें तो जक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपरेटस के बारे में बात करिए, जो कि 3 सेल का बना होता है। जक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपरेटस।
तो बच्चों अगर हम देखें तो यहां से लेके यहां तक के पैराग्राफ में जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस के बारे में बात करिए। अब आते हैं स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट पे यूरिन फॉर्मेशन की सेकेंड स्टेप पे, दैट इज सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। यहां से लेके यहां तक सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन के बारे में बात करी गई है। सेकेंड स्टेप दैट इज सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में बच्चों क्या होता है, समझ लीजिए कि ये नेफ्रॉन है, समझ लीजिए कि ये नेफ्रॉन है और ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है। तो नेफ्रॉन से अगर काम की चीज पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में जाएगी तो सेकंड स्टेप बन जाएगी दैट इज सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, और अगर उल्टा होगा तो थर्ड स्टेप बन जाएगी दैट इज ट्यूबुलर सीक्रीशन, जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, मतलब काम की चीजें नेफ्रॉन से पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में ऐड होगी। सो द कंपैरिजन ऑफ वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म पर डे इज 180 लीटर पर डे। देखो बच्चों अभी मैंने आपको जीएफआर बताया था, दैट इज 180 लीटर पर डे, मतलब नेफ्रिक फिल्ट्रेट तो 180 लीटर प्रतिदिन बन रहा है, लेकिन हमारी बॉडी रिलीज कितना कर रही है यूरिन के फॉर्म में, सिर्फ 1.5 लीटर पर डे, मतलब 99% नेफ्रिक फिल्ट्रेट जो है वो हमारी बॉडी सेकेंड स्टेप दैट इज सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन की मदद से एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, तो सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन की मदद से हमारी बॉडी जो है बच्चों वो रीएब्जॉर्ब कर रही है काम की चीजों को। द ट्यूबुलर एपिथेलियम सेल इज इन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ नेफ्रॉन। The tubular epithelial cell in different segments of nephron perform this either by active or passive mechanism. For example, तो बच्चों ये जो absorption हो रहा है ये ATP के खर्चे के साथ भी हो सकता है, which is called active mechanism, और वो बिना ATP के involvement के भी हो सकता है, which is called passive. For example, substance like glucose, mainly active absorption होता है बच्चों, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम, मैक्सिमम इलेक्ट्रोलाइट्स और न्यूट्रिएंट्स का एक्टिव एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जबकि कुछ सब्सटेंस जैसे हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट उसका पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है, और वाटर का दोनों एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है, पैसिव एज वेल एज एक्टिव। सो क्या बोला है एनसीईआरटी के अंदर, वापस से बता दी, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम एंड अदर आयंस का एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का दोनों देखने को मिलता है, और नाइट्रोजनस वेस्ट का पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट बच्चों हम आते हैं थर्ड स्टेप पे, दैट इज यहां पे बात करी गई है थर्ड स्टेप की, दैट इज ट्यूबुलर सीक्रीशन। ट्यूबुलर सीक्रीशन के अंदर जो कुछ आयंस और टॉक्सिक को ऐड किया जाता है वापस से नेफ्रॉन के अंदर या नेफ्रिक फिल्ट्रेट के अंदर, जिससे बच्चों आयोनिक और एसिडिक जो है कंडीशन बॉडी की मेंटेन कर सके और डायरेक्ट टॉक्सिक सब्सटेंस जैसे अमोनिया हम ऐड कर सके। So during the urine formation, the tubular cell secretes substance like potassium, hydrogen, ammonia into the filtrate. Tubular secretion is also an important step in urine formation क्योंकि वो maintain करवाता है ionic और acid base balance को of the body. अब बच्चों ये second और third step अलग अलग जगह पे किस प्रकार से वर्क करती है वो हम डिस्कस करेंगे अंडर द टॉपिक 19.3 फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की, दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में बच्चों जो सेकेंड स्टेप की पहले मैं बात करूंगी दैट इज सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन यहाँ पे 70 से 80% हो जाता है। क्यों हो जाता है बच्चों? सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन की पहले बात कर रहे हैं, तो सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन यहाँ पे 70 से 80% हो जाता है बिकॉज इट इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। सिंपल क्यूबॉइडल, वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम, तो जिससे सरफेस एरिया कई गुना बढ़ जाता है, जैसा हमने डाइजेशन में के स्मॉल इंटेस्टाइन के केस में ही पढ़ा था। तो सरफेस एरिया बढ़ने से यहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ वाटर का भी रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो पीसीटी जो है बच्चों वहां पे किन किन चीजों का रीएब्जॉर्प्शन होता है? तो स्टूडेंट्स पीसीटी पे कौन कौन सी चीजों का रीएब्जॉर्प्शन होता है मैं आपको बताती हूं। ये पीसीटी का सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन है। ये वाले पूरे पेज पे हम सबका सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। रीएब्जॉर्प्शन
दैट इज सेकेंड स्टेप। और यहाँ पे बात करी जा रही पीसीटी के बारे में, ठीक है। तो पीसीटी में ग्लूकोज और अमीनो एसिड का 100% रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, फैटी एसिड का भी 100%, वाटर का 70%, इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम पोटेशियम क्लोराइड का 70%, इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे बाइकार्बोनेट का 90%। तो इतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है बच्चों पीसीटी रीजन में, ठीक है। तो पीसीटी में 100% न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, क्वेश्चन में भी आस्क्ड। वाटर का 70%, सोडियम पोटेशियम का 70% और बाइकार्बोनेट का 90% रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है पीसीटी रीजन में। अब आते हैं स्टूडेंट्स ट्यूबुलर सीक्रीशन। पीसीटी में ट्यूबुलर सीक्रीशन कैसे होता है? पीसीटी में बच्चों जो ट्यूबुलर सीक्रीशन होता है वो पीएच और आयन, यहां से अब बात कर रहे हैं ट्यूबुलर सीक्रीशन की, ठीक है। थर्ड स्टेप ट्यूबुलर सीक्रीशन, ठीक है। ट्यूबुलर सीक्रीशन में क्या होता है बच्चों? ट्यूबुलर सीक्रीशन में हाइड्रोजन, पोटेशियम और अमोनिया जो है वो ऐड होता है किस में? नेफ्रिक फिल्ट्रेट में, मतलब जस्ट उल्टा मैकेनिज्म है, ठीक है। तो क्या दिया है? हाइड्रोजन, अमोनिया, पोटेशियम आयन इनटू द फिल्ट्रेट और साथ ही साथ बाइकार्बोनेट का एब्जॉर्प्शन होता है। तो बच्चों ये रहा डायग्रामेटिकली, हमको तो क्योंकि डायग्रामेटिकली सब समझ में आता है ना। तो ये पीसीटी रीजन है। देखिए आप पीसीटी रीजन में किस प्रकार से ट्यूबुलर सीक्रीशन हो रहा है। ट्यूबुलर सीक्रीशन हो रहा है, देखिए बच्चों, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से पीसीटी में, ठीक है। तो ये पोटेशियम, हाइड्रोजन, NH3 दे आर एडेड इन द पीसीटी। तो सेकेंड थर्ड स्टेप हम एक साथ कवर कर रहे हैं अलग अलग साइट पर। अब सेकेंड साइट आती है बच्चों हैनलेज लूप, लूप ऑफ हैनले। जैसे बच्चों पीसीटी में मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता था, वैसे ही हैनले लूप के ALH पार्ट में मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है। ALH पार्ट में मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका साथ साथ बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इंटरस्टिशियम, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करता है लूप ऑफ हैनले। मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रखता है। कौन? लूप ऑफ हैनले या हैनलेज लूप, ठीक है। ऑफ द मेडुलरी द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनलेज। देखो अब इसको समझते हैं डायग्राम की मदद से, क्योंकि मैंने सबको अलग अलग टुकड़ों में तोड़ रखा है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों सेकेंड साइड की, दैट इज लूप ऑफ हैनले। लूप ऑफ हैनले और हैनलेज लूप। जब बच्चों नेफ्रिक फिल्ट्रेट नीचे के डायरेक्शन में आता है तो क्या बोला जाता है? DLH, दैट इज डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले। जब ऊपर के डायरेक्शन में आता है तो क्या बोला जाता है? ALH, दैट इज असेंडिंग लूप ऑफ हैनले। अब डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले जो होता है बच्चों वो सिर्फ पानी के लिए परमिएबल होता है, सॉल्ट के लिए तो इम्परमिएबल है। तो यहां से पानी पानी रीएब्जॉर्ब होता जाएगा। देखो बच्चों ब्लड की ऑस्मोलैरिटी होती है 300, ठीक है। बोमेंस कैप्सूल में ब्लड आया तो भी 300, पीसीटी क्रॉस कर गया, पीसीटी में बराबर इलेक्ट्रोलाइट और पानी का बराबर रीएब्जॉर्प्शन होता है तो भी ऑस्मोलैरिटी 300। अब क्या होगा? पानी पानी निकलेगा, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले से सिर्फ पानी पानी निकलेगा। अब तुम खुद सोचो किसी सॉल्यूशन में से मैं पानी पानी निकालती जाऊंगी तो उसमें नमक नमक रह जाएगा, जिससे उसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। पहले 600 होगा, फिर 900 होगा और फाइनली इस यू पार्ट पे हमको नेफ्रॉन में मैक्सिमम ऑस्मोलैरिटी देखने को मिलती है, दैट इज 1200 मिली ऑस्मोल। तो सबसे मैक्सिमम ऑस्मोलैरिटी हमें यहां देखने को मिलेगी। अब क्या होगा बच्चों? हम असेंडिंग लूप ऑफ हैनले पे आते हैं। असेंडिंग लूप ऑफ हैनले में नमक नमक एब्जॉर्ब होगा, पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो नमक नमक एब्जॉर्ब होगा तो जिस कारण से ऑस्मोलैरिटी वापस से घटना चालू हो जाएगी और यहां आते आते 200 हो जाएगी। तो यहां पे आई तो वापस बढ़ी, फिर वापस से घट गई तो 200 हो गई, क्योंकि ये पार्ट सिर्फ सॉल्ट्स के लिए परमिएबल है, वाटर के लिए इम्परमिएबल है। तो बच्चों लूप ऑफ हैनले पार्ट होप आपको समझ आ गया है। अब लूप ऑफ हैनले की हम थ्योरी पढ़ेंगे तो हमें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। रीएब्सॉर्प्शन इज मिनिमम इन ALH. This region play a significant role in maintenance of osmolarity of medullary interstitium fluid. The descending loop of Henle is permeable to water. अभी मैंने बताया, और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए impermeable है। तो कंसंट्रेशन 300 से नीचे नीचे जाएंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, दैट इज 1200 हो जाएगा। द असेंडिंग लिम्ब, यहां से असेंडिंग लिम्ब की बात करी जा रही है, मतलब ALH की।
ALH जो है बच्चों सिर्फ नमक के लिए परमिएबल है, वो वाटर के लिए इम्परमिएबल है, तो नमक नमक एब्जॉर्ब होगा तो वापस से ऑस्मोलारिटी 1200 से घट के 200 हो जाएगी। ठीक है, चलो ये हेनले लूप भी खत्म। अब आते हैं स्टूडेंट्स डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है सोडियम और वाटर का, सोडियम और वाटर का। डीसीटी जो है बच्चों वो बाइकार्बोनेट का रीएब्जॉर्प्शन भी कर सकता है, और साथ ही साथ सीक्रीशन होता है हाइड्रोजन, पोटेशियम और अमोनिया का। मतलब यहां तक तो उन लोगों ने बताया आपको सेकेंड स्टेप दैट इज सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन के बारे में, और लास्ट लाइन में आपको बताया थर्ड स्टेप दैट इज ट्यूब्यूलर सीक्रीशन के बारे में। ठीक है, चलो पहले डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का हम सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन समझते हैं। तो देखो यहां पे किस किस चीजों का डीसीटी में रीएब्जॉर्प्शन होगा, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन NaCl का, वाटर का और बाइकार्बोनेट का। बोलो NaCl, वाटर और बाइकार्बोनेट का। ठीक है, अब ट्यूबुलर सीक्रीशन कौन से सब्सटेंस का होगा? सो स्टूडेंट्स ट्यूबुलर सीक्रीशन डीसीटी रीजन में, दिस इज डीसीटी रीजन, ट्यूबुलर सीक्रीशन होगा पोटेशियम का, हाइड्रोजन का और एमोनिया का। पोटेशियम का, हाइड्रोजन का और एमोनियम का ट्यूबुलर सीक्रीशन होगा। ठीक है, NaCl, वाटर और बाइकार्बोनेट का एब्जॉर्प्शन होगा और सीक्रीशन होगा पोटेशियम, हाइड्रोजन और एमोनिया का। ठीक है, यही बात दे रखी है। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट रीजन पे। नेक्स्ट रीजन है स्टूडेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज कलेक्टिंग डक्ट। ये लॉन्ग डक्ट होता है जो कि कॉर्टेक्स से मेड्यूला पार्ट में एक्सटेंड करता है। ठीक है, तो कॉर्टेक्स में भी पाया जाता है और मेड्यूला में भी। अब फर्स्ट पार्ट में बात करी गई है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन के बारे में। पानी का सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होगा H2O का बहुत ज्यादा। ठीक है, तो यहां पे सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होगा वाटर का। दिस सेगमेंट्स अलाउ पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम टू कीप अप द ऑस्मोलैरिटी। इट आल्सो प्लेज अ रोल इन मेंटेनेंस ऑफ pH, आयोनिक बैलेंस, ब्लड बाय सिलेक्टिव सीक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड हाइड्रोजन। तो पोटेशियम एंड हाइड्रोजन का ट्यूबुलर सीक्रीशन भी होगा। तो पहले बच्चों हम कलेक्टिंग डक्ट का सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन देख लेते हैं। देखो बच्चों कलेक्टिंग डक्ट और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो है वो कॉर्टेक्स और मेडुला रीजन दोनों में पाई जाती है। पहली लाइन एनसीईआरटी की। दूसरी लाइन एनसीईआरटी की कहती है कि यहां से सिर्फ पानी पानी का एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होगा। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार पानी पानी का एब्जॉर्प्शन होगा। तो यहाँ पे जो 100 से 200 के बीच में जो ऑस्मोलैरिटी हो गई थी वो नीचे आते आते पानी इतना ज्यादा एब्जॉर्ब होने के कारण 1200 हो जाएगी। तो इसका मतलब यूरिन जो बॉडी के बाहर रिलीज होगा वो हाइपरटोनिक होगा with osmolarity of 1200 मिली ऑस्मोल। 1200 मिली ऑस्मोलैरिटी का जो यूरिन है हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगा। मतलब हमारी बॉडी ने ऐसा करा पानी सोखने के लिए जिससे हमारी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। सो स्टूडेंट्स, और साथ ही साथ जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और डक्ट पार्ट में ट्यूबुलर सीक्रीशन भी होगा हाइड्रोजन और पोटेशियम का, और साथ ही साथ बच्चों इसमें से यूरिया रिलीज होगा मेडुलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए। तो जो यूरिया रिलीज हो रहा है आप कंफ्यूज मत होना कि वो ना तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में जा रहा है, वो बीच के मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जा रहा है उसकी ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए। और ऐसा बच्चों क्यों होता है ये हम कल के लेक्चर में काउंटर करंट मैकेनिज्म में पढ़ेंगे कि यूरिया जो है वो मेडुलर इंटरस्टिशियम में आता है जिससे ज्यादा से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब हो सके वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए, और हाइपरटोनिक यूरिन हमारी बॉडी से फाइनली रिलीज हुए दैट इज 1200 मिली ऑस्मोल का। ठीक है, तो बच्चों यहां पे हमारा जो यूरिन फॉर्मेशन स्टेप है वो खत्म होता है दैट इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सीक्रीशन। अब एनसीईआरटी का ये डायग्राम डिस्कस करते हैं बच्चों। सबसे पहले ये पीसीटी पार्ट है। ये पीसीटी पार्ट के अंदर सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है बाइकार्बोनेट का, NaCl का, वाटर का, न्यूट्रिएंट जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड का और पोटेशियम का। और पीसीटी में जो है एड ऑन होता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से दैट इज ट्यूबुलर सीक्रीशन होता है हाइड्रोजन और एमोनिया का।
अब आते हैं स्टूडेंट्स लूप ऑफ हैनले पे। लूप ऑफ हैनले जब नीचे आता है तो उसे डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले कहा जाता है, जब ऊपर जाता है तो उसे असेंडिंग लूप ऑफ हैनले कहा जाता है। वो थिन और थिक पार्ट में फर्दर डिवाइडेड है। जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले वो सिर्फ पानी के लिए परमिएबल है, तो यहाँ पे 300 मिली ऑस्मोलारिटी थी ब्लड की भी, वुमेन्स कैप्सूल की भी 300 थी, यहाँ पे पीसीटी क्रॉस करने के बाद भी 300 हो गई क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर बराबर अमाउंट में रीएब्सॉर्ब हुए। अब जैसे जैसे पानी निकलता जाएगा तो ऑस्मोलारिटी बढ़ती चली जाएगी। आप पानी निकालते जाओगे तो सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होता जाएगा, तो जिस कारण से यहाँ पे ऑस्मोलारिटी हमको 1200 दैट इज मैक्सिमम देखने को मिलती है इन द नेफ्रॉन इन लूप ऑफ हैनले। फिर बच्चों हमने पढ़ा कि असेंडिंग लूप ऑफ हैनले में ऑस्मोलाइट वो सिर्फ सॉल्ट के लिए परमिएबल है, वाटर के लिए इम्परमिएबल है, तो नमक निकलने के कारण कंसंट्रेशन वापस घटना चालू होगा और लगभग 200 हो जाएगा। फिर आते हैं स्टूडेंट्स हम डीसीटी पार्ट पे। डीसीटी पार्ट में क्या होता है स्टूडेंट्स, NaCl वाटर बाइकार्बोनेट आयन जो है उनका सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन होता है और ट्यूबुलर सीक्रीशन होता है पोटेशियम और हाइड्रोजन का, ठीक है। तो ऑस्मोलारिटी जो है वो 100 to 200 की रेंज में आ जाती है। फिर CTCD पार्ट से बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब होता है, जिसके कारण ऑस्मोलारिटी वापस बढ़ती चली जाती है और यूरिन हाइपरटोनिक फॉर्म दैट इज 1200 मिली ऑस्मोलारिटी का हमारी बॉडी से रिलीज होता है। साथ ही साथ एनसीईआरटी में लाइन देके रखी है कलेक्टिंग डक्ट यूरिया भी मेडुलरी इंटरस्टिशियम में रिलीज करता है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलारिटी मेंटेन करने के लिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा पानी हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके। सो स्टूडेंट्स, होप आपने मेरे साथ आज का लेक्चर ऑन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है और साथ ही साथ डिफरेंट टाइप के वेस्ट और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और यूरिन फॉर्मेशन अच्छे से समझा होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।